तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 43 का पार्ट थर्ड, जो कि सर जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आइए सर ये जो क्वेश्चन है सर इस चैप्टर का समझ लीजिए ये एक मास्टर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी? सर इस क्वेश्चन का ये स्पेशलिटी है कि इसमें आपको दोनों कैलकुलेशन करना है। मतलब एक तरफ तो सर लॉस ऑफ स्टॉक जो अब तक हमने पढ़ा, लॉस ऑफ स्टॉक, और दूसरे साइड आपको सर लॉस ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में यही स्पेशलिटी है कि एक साथ आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है सर, तो ये एक मास्टर क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों का नॉलेज रिक्वायर्ड मांगता है अपन। ठीक है सर, मतलब अपन नहीं, ये क्वेश्चन अपन क्या मांगेगा सर। ठीक है, अपन तो सीधा साधा आदमी है ब्रो। सॉरी सर, थोड़ा वो प्रैक्टिस कर रहे थे एक्टिंग का। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं सर लेक्चर को। सोनी लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉसेज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 वेयर एज फॉलोज। तो सर ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या कर रहा है, आपको इशारा दे रहा है सर, मतलब ओ लड़की आंख मारे। ठीक है सर, तो देखिए ये क्या है, ये बताता है कि कैलेंडर ईयर है ये। ठीक है, और ये क्या है सर, ये लास्ट ईयर भी है क्योंकि ईयर एंडेड, ये आपको लास्ट ईयर का चार्ट यहाँ पर गिवन है। ये जो फर्स्ट वाला डब्बा है ये लास्ट ईयर का है। अभी आपको सर समझ में थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सर क्या है, ये लास्ट ईयर 2011 का ट्रेडिंग एंड पीएल आपको बना के सर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आ जाइए सर। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ें सर आपको इसी चीज़ों को यूटिलाइज करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए लास्ट ईयर 2011 का टर्नओवर कितना था, 10 लाख। सेल ही होता है सर, यही होता है T3। तो देखिए T3 यहाँ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए जो कलर है यहाँ पर, बाकी चीज़ें तो सर आपको याद होगा, हमने सर लॉस ऑफ स्टॉक वगैरह में सारी चीज़ों को यूज़ किया था। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे को यूज़ करके हम क्या बनाते थे सर, मेमोरेंडम। याद है? यस सर, तो वहीं वाली चीज़ों का बात हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं यार, एकदम चिल मारो यार, बस देखते जाओ। तो यहाँ पर सर ये जो ग्रीन लाइन है इस, ठीक है, ये क्या है सर, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये एक स्टैंडिंग चार्जेस होता है। ठीक है, टू सेलिंग एक्सपेंसेस आपको हमने सर नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे तो सर अभी हम समझाएंगे भी इसके बारे में, रिगार्डिंग नोट्स भी है। ठीक है, टू सेलिंग एक्सपेंसेस नॉट स्टैंडिंग चार्जेस है, मतलब ठीक है सर, ये स्टैंडिंग चार्जेस नहीं होता। देखिए यहाँ पर सर आपका ट्रेडिंग खत्म जा रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया ईयर एंडेड का, और नेट प्रॉफिट 50,000 है। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का, ये सर हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल गिवन है क्वेश्चन में। टू फाइनेंस चार्जेस, ठीक है, ये क्या है सर, ये अनस्टैंडिंग चार्जेस है। सॉरी, अनस्टैंडिंग बोल दी, सॉरी, ये स्टैंडिंग है। हमको यहाँ पर सर थोड़ा सा लिखा कि यहाँ कुछ और लिखा है। ठीक है, तो सॉरी। तो ये क्या है सर, एससी का मतलब स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, कभी कभार सर वो कलर जो है ना, कलर के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बट कलर करना ज़रूरी है ताकि वो कौन सा लाइन किस के लिए लिखा हुआ है वो टाइम पर समझाया जा सके, ताकि सर अच्छे से सामने वाले को समझ में आए। इसीलिए सर हमें ये कलर करना पड़ता है। ठीक है सर, ओके, कोई बात नहीं सर। तो आइए आगे पढ़ते हैं। द कंपनी हैड टेकन आउट अ फायर पॉलिसी फॉर 3 लाख। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखिएगा सर, ये जो फायर पॉलिसी है, ठीक है, ये फायर पॉलिसी है, दैट इज़, ये पॉलिसी है किसके लिए, ये पॉलिसी है स्टॉक के लिए। ठीक है, फायर पॉलिसी। ठीक है, द कंपनी हैड टेकन आउट अ फायर पॉलिसी, मतलब आपको सर ये इशारा में देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं लिखा है कि लॉस ऑफ आपका स्टॉक के कारण आपका पॉलिसी था, क्योंकि जेन्युइन आप सर अगर आप पीछे में आप देखेंगे पहले के क्वेश्चन में तो सर वहाँ भी ऐसा ही लिखता था। ठीक है, कि फायर पॉलिसी इतना रखा हुआ है, तो फायर किससे रिगार्डिंग इसी से ना, और लॉस ऑफ प्रॉफिट तो सर अलग बात है, तो इसको देखिए अलग से क्लियर कट लिख दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फायर पॉलिसी फॉर 3 लाख, इस टाइप का सर अगर आए तो इसका मतलब क्या है कि ये मीन्स ये स्टॉक के लिए इंश्योरेंस है। ठीक है, दैट इज़ पॉलिसी टुवार्ड्स स्टॉक के लिए ये पॉलिसी है। ओके सर, लॉस ऑफ स्टॉक का पार्ट है, ये वाली चीज़ें लॉस ऑफ स्टॉक का पार्ट है। इसमें ध्यान रखिएगा सर, एक साथ में 2 क्वेश्चन मर्ज है,
हमें अलग अलग करके दोनों क्वेश्चन को बना करके और दिखाना भी है, ठीक है सर। तो ओके, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है सर। एक बार जब समझ जाइएगा तो उसके बाद सर आपको लगेगा कि हाँ अरे यार ये तो बहुत इजी है, ठीक है। बट पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है माइट भी आपको लगे कि यार ये क्या है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर ₹1,00,000, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए इंश्योरेंस कितना का करवाएं सर, 1,00,000 का, ठीक है। हैविंग एन इंडेमिनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब सर इंश्योरेंस लिए हैं 6 मंथ के लिए करवाया गया है, 6 मंथ के लिए इंश्योरेंस करवाया गया है, ओके सर, ठीक है। इतना तो सर पॉइंट था। अब आ जाइए, अ फायर अकर्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 एट अ प्रीमिसेस। इस प्रीमिसेस में आग कब लग गया सर, 1 अप्रैल 2012 को। अब तो जे भैया भोजन ने कहो सर जी आग लग गो, ये बड़ा दिक्कत हो जागो भैया। अब आग लग गया, मेरा कंपनी है, ठीक है। ऐसा मानिए सर कि मेरा एक कंपनी है, ठीक है। मेरे कंपनी में दोनों चीज़ का हमने पॉलिसी करा रखा है, ठीक है। अगर आग लग गया तो उसके लिए 3,00,000 का पॉलिसी है, ठीक है। और अगर आग लगने के बाद जो इंडेमिनिटी पीरियड में हम जो परेशानी झेल रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसे भी धकेल वकेल के अपने बिजनेस के साथ स्ट्रगल करके बिजनेस को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं, दोबारा खड़ा कर रहे हैं, तो उस पीरियड के लिए हमारा क्या सपोर्ट है सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कितना इंश्योरेंस उसके लिए है, 1,00,000 तक का इंश्योरेंस कवर करेगा, ठीक है सर, ओके। हमने वो भी करा रखा है। तो हमारे पास 2 तरह के इंश्योरेंस है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है इंडेमिनिटी पीरियड कितना, 6 मंथ के लिए इसको हमने कराया है, ठीक है सर। और पॉलिसी वाला तो सर जाहिर सा बात है जितना का जलेगा उतना ही आपको मिलेगा, जैसे कि अब तक हम देखते आ रहे थे, ठीक है सर। एवरेज क्लॉज का रूल दोनों में है। एवरेज क्लॉज में सर इसमें स्टॉक वाले में कंपैरिजन किससे होता है, क्लोजिंग स्टॉक से। अगर क्लोजिंग स्टॉक से कम या ज़्यादा हुआ तो वहाँ देखा जाता है एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं। और वहीं सर आप देखेंगे जब आप बात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का, तो देखा जाता है कि एनुअल एडजस्टेड जीपी से ये कम है या ज़्यादा है, वो देखा जाता है सर, ओके सर। अब आ जाइए, आ गया फायर ऑकर्ड ऑन 1 अप्रैल को आग लग गया। आग लगी है सीने में, दर्द हुआ है जीने में। फैक्ट्री में सर आग लग गया, ठीक है। एट अ प्रीमिसेस एंड द एंटिटी स्टॉक वेयर गटेड विथ नील सैल्वेज वैल्यू। और सर पूरा का पूरा जल गया। मतलब सर सैल्वेज जो हम यूज़, आपको याद होगा सैल्वेज हम कहाँ यूज़ करते थे, फायर पॉलिसी में। और सेविंग कहाँ यूज़ होता है सर, इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट के स्टेप नंबर 6 में, ठीक है। तो अभी तो सर सेविंग का बात नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा वर्डिंग के ऊपर। वर्डिंग क्या है यहाँ, सैल्वेज। मतलब सैल्वेज कहाँ, स्टॉक पर हम यूज़ करते थे, याद है सर, जब क्लोजिंग स्टॉक को निकाल के टोटल लॉस निकालने टाइम में माइनस करते थे, तो वहाँ पे है सर, वहाँ पे इसका यूज़ होता था। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में उसका अमाउंट 0 दिया है, ठीक है। मतलब द इंटायर स्टॉक जो था वो जल गया, इतना खतरनाक तरीके से जला सर कि मतलब क्या बताएं सर आपको, एक भी कुछ भी बचा नहीं, ठीक है। मतलब कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता उसको बेचने पे। वो पूरा का पूरा जो भी वहाँ पे हमने सर गुड्स रखा था वो पूरा का पूरा सर जी राख हो गो। बाकी मैं ना जानी सर जी, जब भोजन ने कोई इलाज तो जे मिल गो, जागो कैसे, ठीक है सर। तो ये बात थी, ओके। फिर आ जाइए सर आगे, द नेट क्वार्टर सेल्स दैट इज़ 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 2012 टू 30 सितंबर 2012, ठीक है। आग लगने से पहले, आग लगने, द नेट क्वार्टर सेल्स दैट इज़ 1/4/2012 टू इतना, ठीक है, वॉज सेवरली इफेक्टेड। मतलब देखिए ये आपको सर इनडायरेक्टली क्या हिंट दे रहा है, द नेट क्वार्टर सेल्स दैट इज़ 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 30 जून 2012 तक का जो क्वार्टर था हमारा सेल्स का, वो अफेक्टेड रहा। मतलब सर्वली अफेक्टेड ड्यू टू फायर, ठीक है सर। अब देखिए ये पीरियड अफेक्ट रहा ड्यू टू फायर, मतलब इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि ये आपका इंडेमिनिटी पीरियड है, ठीक है सर। तो वर्डिंग के ऊपर ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम टाइम में, ताकि आपका सर टाइम बच सके, ठीक है, ओके सर। फिर आते हैं आगे, द फॉलोइंग आर द अदर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर सर सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक, ठीक है सर। आग कब लगा है, सीने में, दर्द हुआ है जीने में, 1 अप्रैल को। तो ये पीरियड अलग से याद रखिएगा, ठीक है सर। अब देखिए गिवन क्या है, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक। आपको याद हो सर ये हम कहाँ यूज़ करते हैं,
लॉस ऑफ स्टॉक में हम इस चीज़ को यूज़ करते थे, ठीक है सर। ये आपको यूज़ इसमें भी होगा, ये जब आपको उस टाइम यूज होगा जब आप T4 को कैलकुलेट करिएगा, तो ये जो पीरियड का सेल है, ये पीरियड T4 के अंडर पे भी पकड़ाएगा, तो वहाँ पर भी सर इस अमाउंट का यूज़ होगा, बाकी और कहीं भी इसका यूज़ नहीं है, ठीक है सर। तो आगे आगे देखते हैं। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको याद हो तो सर हम एक बार और आपको याद करा देता हूँ कि ये चीज़ हम कहाँ यूज़ करते थे सर। ये चीज़ हम अन्ना यूज़ कहाँ करते थे, अन्ना कैसे होगा अन्ना। तो देखिए ये चीज़ कहाँ यूज़ करते थे सर, लॉस ऑफ स्टॉक में, लॉस ऑफ स्टॉक में, लॉस ऑफ स्टॉक में। 3 बार इसलिए बोल रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं, अपने माइंड को बताइए ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अपने माइंड से पूछिए बताएगा, लॉस ऑफ स्टॉक में जाएगा। ठीक है सर। तो देखिए उसके बाद सर आप आ जाइए, आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो ये अमाउंट कहाँ यूज़ करेंगे, ये यूज़ होगा लॉस ऑफ स्टॉक में, इसका कहीं भी यूज़ नहीं है, कहाँ पर, लॉस ऑफ प्रॉफिट में इसका कहीं पर भी यूज़ नहीं है, ये दोनों अमाउंट का, ठीक है सर। अब आ जाइए, अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2012 से लेके 30 जून 2012 तक कुछ मिल रहा है सर इंडेमनिटी पीरियड का, ये सर डेट मिल रहा है, मतलब ये क्या है आपका T1। स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है सर 50,000, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस आपको गिवन कर दिया सर। एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर फायर, एक्चुअल एक्सपेंसेस ये सर आपको यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंसेस दे दिया 60,000, देखिए डब्बा के अंदर दिया है सर, ठीक है। तो यही सब कुछ चीज़ें ऐसी बात है इस वाले क्वेश्चन में जो कि सर थोड़ा हट के है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको सर समझना पड़ेगा कि हाँ भाई कहाँ से क्या ला रहा है, क्या कर दिया, कैसे कर दिया। तो जे सर जी ये बात हो भैया, बाकी मैं न जानी। तो एडिशनल एक्सपेंसेस आपको कितना दे दिया है सर, एडिशनल एक्सपेंसेस सर आपको डब्बा के अंदर दे दिया। एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर फायर 60,000, सर हम देख रहे हैं 1 मिनट की वो अमाउंट 60,000 ही है ना बुक में, तो वहीं की एक बार देख रहे हैं सर, ठीक है। हाँ 60,000 ही है, ठीक है सर, ओके। तो ध्यान रखिएगा ये एडिशनल एक्सपेंसेस आपको कहाँ इस रूप में भी, इस तरह से भी दिख सकता है, ओके सर। तो इसके बाद आ जाइए आगे, द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री सोन हैज़ इंक्रीज्ड ऑफ सेल्स बाय 15%। कितना का ट्रेंड है सर, ट्रेंड रेट आपको यहाँ पर दे दिया है 15% का है, ठीक है। ओके मतलब ग्रोथ रेट है 15% इंक्रीज है, ठीक है, अपवार्ड है मतलब इंक्रीज हुआ। अब आ जाइए सर ये एक देखिए ज़बरदस्त पॉइंट है, एंड डिक्रीज इन DP बाई 5% ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ा तो इस वजह से GP क्या हुआ, GP डिक्रीज कर गया, ठीक है। इसको समझाते हैं, 1 मिनट क्वेश्चन को सर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। असर्टेन द क्लेम फॉर स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ख़त्म। अब देखिए ये जो पार्ट है ना सर, डिक्रीज इन GP बाई 5%, ये एक बहुत ही तगड़ा पार्ट है, जो कि देखिए GP यहाँ पर क्या हो रहा है, GP डिक्रीज्ड बाई 5% से ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा सर कि ये जो डिक्रीज़ GP हो रहा है ना, ये आपको जहाँ पर भी GP रेट लगाना पड़ेगा वहाँ आपको सर ये डिक्रीज़ स्टॉक में भी होगा और सर लॉस ऑफ प्रॉफिट में भी डिक्रीज़ होगा, दोनों ही जगह आपको ये डिक्रीज़ जो है जो डिक्रीज़ हो रहा है GP का 5%, ये आपको दोनों ही जगह सर GP को घटाना पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। बाकी आप सर ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट का अलग GP निकलेगा, लॉस ऑफ स्टॉक का अलग GP निकलेगा, ठीक है। हम देखेंगे, चिंता नहीं, हम सारी चीज़ों के ऊपर सर बताएंगे 1 बाय 1। 1 मिनट।
तो आइए सर इस चीज़ को हम कहाँ करते हैं, अब कहाँ चलते हैं लेकर के सॉल्यूशन के ऊपर। अब आ जाइए सर इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि है आपका सॉल्यूशन। क्या ट्रिक्स है, क्या टेक्निक है, इस चीज़ को सर ध्यान रखना है हर टाइम, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने टाइम में याद रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी ठीक है सर। तो आ जाइए, एग्ज़ाम टिक करना है क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम टिक कर लीजिए। ये सर एक इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे ज़्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में तो सर आएगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट यही पूछ सकता है कि भाई आप दोनों को एक साथ करके दिखाओ, तो हम दोनों को एक साथ करके दिखाएंगे और दोनों में ट्रेंड को एडजस्ट करके दिखाओ, वो भी दिखाएंगे। सारी चीज़ सर डिस्कस करेंगे, एकदम आराम से चलेंगे सर, टेंशन नहीं। देखिए तो ये क्वेश्चन में सर क्या स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी है कि लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों ही हैं और दोनों को आपको करके दिखाना है एक साथ, ठीक है सर। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सर ये आपको बता दें, ये एक मास्टर क्वेश्चन है जो कि हमने ऑलरेडी सर बताया। कितने बार बोलोगे सर, ठीक है। तो आगे देखिए, बेसिक्स बिफोर स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सर एक इम्पॉर्टेंट नोट्स जान लीजिए, जो कि यहाँ पर नोट्स डाला हुआ है, ठीक है। 2 नोट्स है, क्या चीज़ स्टैंडिंग चार्जेस है और कौन सा चीज़ें स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ए फाइनेंस चार्ज, जिसे सर कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। एक तो ये आपका किस में आता है, ये एक तरह का स्टैंडिंग चार्जेस होता है, मतलब ये फिक्स्ड भी है और अनफेवरेबल है, वैसा एक्सपेंसेस, ठीक है सर। अब आ जाइए आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड वाला है, ठीक है, फिक्स्ड वाला है, तो वो आएगा आपका स्टैंडिंग चार्ज में, ठीक है सर। तो वो आएगा स्टैंडिंग चार्जेस में। इसके बाद आ जाइए सी नंबर पर, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, ठीक है। सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, वो जो परमानेंट स्टाफ है, जो आपके कंपनी के परमानेंट स्टाफ है, उनका सैलरी। तो सर ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीनों स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर में आता है, ठीक है। और ये तीनों फिक्स्ड है और अनफेवरेबल है, अनएवॉइडेबल है। फिक्स्ड भी है मतलब होगा ही होगा, और अनएवॉइडेबल है मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपकी कंपनी मुसीबत में आ जाएगी, ठीक है। तो हम सर आग लगे या कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बिज़नेस में, बट हमको ये काम तो सर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक वाला हमसे मांगेगा ही जो भी इंटरेस्ट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अगर वो फिक्स्ड है करना, तो वो भी सर आपको करना ही पड़ेगा। ऑफिस वगैरह वाला खर्चा तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप बिज़नेस को रन करेंगे सर। तो वो भी सर आपका ज़रूरी ही है। और एक तरह से आप देखेंगे सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, तो ये भी सर ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं को तो सर बुला करके, उन्हीं के साथ मिल करके हम अपना बिज़नेस को दोबारा रिबिल्ड कर रहे हैं, दोबारा खड़ा कर रहे हैं, तो सर उनको तो सैलरी देना बनता है। तो इसी तरह वो चीज़ें जो ज़रूरी है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो फिक्स्ड हो। तो हैशटैग इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड इसे कहते हैं। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा, ठीक है, कि इसको आपको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं। ये क्या है सर, दीज आर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज स्टैंडिंग चार्जेस। ये सब स्टैंडिंग चार्जेस नहीं है, मतलब ये सब फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। और ये सब अवॉइडेबल है, मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो आप अगर कर दो तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आग लगी है सीने में, दर्द हुआ है जीने में, तो क्या ज़रूरत है सेलिंग एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा करने का, ठीक है, एडवर्टाइज़ करने का, प्रोमोशनल एक्सपेंसेस करने का। तो ये सबको आप इग्नोर कर सकते हैं सर, क्योंकि आग लगा है, ठीक है। तो और सैलरी टू टेम्पररी स्टाफ, ठीक है। यहाँ से लिख लीजिए टेम्पररी, सैलरी टू टेम्पररी स्टाफ, ठीक है। टेम्परेचर वहाँ पे टेम्पररी स्टाफ, ठीक है। 1 मिनट, हम भी इसको शायद थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। टेम्पररी स्टाफ, ठीक है। तो सैलरी जो टेम्पररी स्टाफ है उसको क्या कहेंगे सर, उसको बोल देंगे भाई आग लग गया, आप सर प्लीज़ आप कहीं और देख लो यार, मेरा तो यार खटिया खड़ा हो गया है भाई साहब, जे भैया मारो तो खटियो खड़ा हो गो, आग लग गो है जे छोड़न ने कहो बिजनेस में, भाई आप कहीं और प्लीज़ सर थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो, मेरा जिस दिन भी बिज़नेस ठीक होगा हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो और हमसे दिल लगाए रखिएगा। ऐसे बोल के सर हम उसको क्या करेंगे, मजबूरी है, मेरे पास पैसा ही नहीं है भाई, हम काम करवा के अगर पैसा भी ना दे तो हम क्या करें, ठीक है सर। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं। तो सर वैसे केस में उनका सैलरी को भी अवॉइड करना है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन वो चार्ज होता है जो कि आपकी पॉकेट से तो नहीं लग रहा है, तो इसको भी आप सर क्या करेंगे, इग्नोर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि वेरिएबल नेचर का है, मतलब फ्लक्चुएट होता है, कभी हो कभी ना हो, ऐसा टाइप का है, तो उसको ना ही करें। जो एडिशनल आप करवा रहे हो वो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो आप एक्स्ट्रा अलग से करते हो, उस एक्सपेंस को फ़िलहाल रोक दो, क्योंकि आग लगी है जीने में दर्द हुआ है, नहीं आग लगी है सर, आग लगी है सीने में दर्द हुआ है जीने में, तो ये एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात अब याद रखिएगा सर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम में कि आप लॉस ऑफ स्टॉक से स्टार्ट करिए या लॉस ऑफ प्रॉफिट से करिए, किसी से भी करें, बट फॉलो ICI रूल, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो आइए फिलहाल तो इस क्वेश्चन में सर हम स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक एक छोटा सा टॉपिक है, वो लास्ट में समझ जाएंगे, ठीक है सर। तो आइए ध्यान रखिएगा सर, यहाँ से जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सर, इसके हर स्टेप में कुछ ना कुछ ट्रिक है, टेक्निक्स है, हर टेक्निक्स और ट्रिक्स के ऊपर आपको नज़र बनाए रखना है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो आइए सर, एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, बेसिक्स को ध्यान में रख कर। एंड ये क्या है, कैलेंडर ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर ईयर है, तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग ये लोग सर अपना बुक्स को मेंटेन करता है, ये लोग का फाइनेंशियल ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखना है आपको, ठीक है सर, आपको रख के ही ये काम करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर ही हमने आपको बताया था कि लास्ट ईयर 2011 का ट्रेडिंग एंड PL आपके सामने गिवन है, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में, और सेकंड बॉक्स में सर कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह गिवन था, ठीक है, ओके सर। तो आइए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई करना इंडेमिनिटी पीरियड, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 30 जून 2012 तक, 3 महीना था, ये सर गिवन भी है, ओके सर, ठीक है। एंड डैमेज पीरियड स्टार्ट फ्रॉम से स्टार्ट हुआ था सर, आग जिस दिन से लगा था, मतलब 1 अप्रैल 2012 को आग लगा था, ठीक है सर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सर एक और चीज़ है कि ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर फॉर्मेट की तरह से बनाया हुआ है, ठीक है सर, सर के अकॉर्डिंग। बाकी तो सर आप ICI का ज़रूर एक बार देखें, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपका सर मार्क्स ना कटे, ठीक है, समझने के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी है। आपको ICI का इंस्टीट्यूट जो है, बट आंसर सर आपको उसी के अकॉर्डिंग लाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो सर आ गए स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 2 ये सर हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, कैलकुलेट फॉलोइंग टर्नओवर्स। तो सर नंबर 1 T1 क्या है, करेंट इंडेमिनिटी पीरियड का सेल, तो टर्नओवर दैट इज़ 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 30 जून 2012 तक। आपको याद होगा सर, ये कहाँ पे गिवन है, वो जो सेकंड बॉक्स है उसमें चौथे नंबर पर देखिए T1 आपका लिखा हुआ है बुक में भी, क्या गिवन है सर वहाँ पर, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 30 जून 2012 तक, ठीक है सर। तो वो है आपका T1, दैट्स अमाउंट वाज 87,500, ठीक है सर, 87,500 अमाउंट गिवन है। तो वहाँ पे से सर उठा के हम क्या किए, सीधे वहाँ से उठा करके यहाँ लेते आए कि इस पीरियड में ये जो आग लगा है सीने में और दर्द हो रहा है सीने में तो ये पीरियड में आपने टर्नओवर कितना किया दर्द भरे मौसम में, तो सर हमने टर्नओवर कितना किया 87,500, तो ये गिवन है क्वेश्चन में, ओके। ये तो आपको फर्स्ट मिल गया इजीली, ओके सर। फिर आ जाइए सेकंड, क्या मिलेगा, सेकंड आपको ये मिलेगा, देखिए ये T2 को निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा सर सब्र करिए कि इसको सर कैसे लाएं, कहाँ से लाएं, ठीक है। तो देखिए फिर आपको सिर्फ लिखते जाना है कि हाँ भाई कौन सा अमाउंट कहाँ से ला रहे हैं, बस फॉर्मेट में आप T1 T2 T3 T4 T5 तक लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप पीछे वर्किंग करके आप धीरे धीरे अमाउंट लेके आते रहिए, और इस तरह से सर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड में आपको ये मिल जाएगा, क्वेश्चन में ये भी गिवन है लास्ट ईयर का टर्नओवर, दैट इज़ 2011 का टर्नओवर, तो सर 10 लाख। ये कहाँ गिवन है सर, फर्स्ट वाले बॉक्स में देखिए, आप जाएंगे तो आप क्रेडिट साइड में देखिए, वहाँ पर ट्रेडिंग एंड PL में बाई सेल्स करके 10 लाख दिया है, और हमने सर मार्क भी किया था उसको T3 नाम से, ठीक है सर। तो चलिए हमारा ये भी हो गया T3। अब बच गया सर आगे, देखिए अब है सर T4, ठीक है। T4 का बारी आता है और T5 का बारी आता है, ठीक है। तो T5 में तो सर कुछ नहीं है, ठीक है, T5 तो डायरेक्टली आपको थर्ड में आपको यही मिल जाएगा T5। देखिए T5 वाला पॉइंट को हम पहले बता देते हैं फिर इधर बैक आएंगे, ठीक है सर। तो देखिए क्योंकि वहाँ पर ये जो नोट्स है वहाँ डाला हुआ था, तो ये अमाउंट आपको नहीं दिख रहा था, इसीलिए सर हमने थोड़ा आगे हमने इसको किया, ठीक है।
तो देखिए सर, स्टार्ट करते हैं T5। एडिशनल सेल्स जनरेटेड ड्यूरिंग इंडेमिनिटी पीरियड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंस करके, जो कि कितना अमाउंट है सर, आपको ये गिवन कहाँ पर है, सेकंड बॉक्स में सबसे नीचे में हमने कहा था 60,000। तो क्वेश्चन में सर क्या कहा, अलग से तो कुछ कहा नहीं। तो नोट, इम्पोर्टेंट नोट रिगार्डिंग T5 को लेकर के इम्पोर्टेंट नोट क्या है सर कि whenever T5 is not specifically given in the question, we shall assume always that T5 is equal to T1, that is entire sale of indemnity period is due to increased cost of working। वो सेल्स जो एडिशनल एक्सपेंस को करके क्रिएट किया गया है। जब भी सर क्वेश्चन में आपको T1 गिवन ना हो, ठीक है, सॉरी मतलब एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण कितना आपने सेल को इंक्रीज़ किया ऐसा ना दिया हो, तो हमेशा आप क्या मानेंगे, जो भी T1 का सेल है, मतलब ये इंडेमिनिटी पीरियड में जो भी आपका सेल हो रहा है वो पूरा का पूरा एडिशनल किसके वजह से हो रहा है सर, ये पूरा का पूरा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एडिशनल एक्सपेंसेस करने के कारण। तो इसीलिए सर, और यहाँ पर आता क्या है, यहाँ पर वही अमाउंट आता है जो एडिशनल एक्सपेंसेस करने की वजह से आप टर्नओवर क्रिएट कर पाए। तो इस तरह सर ये था आपका T5 से रिगार्डिंग नोट, और ये आ गया सर आपका T5 का अमाउंट, ठीक है, 87,500। अभी भी सर ज़िंदगी में 2 T मिलना बाकी है, ज़िंदगी में सर T4 और T2। तो चलिए अब देखते हैं सर T4 कहाँ से मिलेगा। तो फोर्थ नंबर में आपको क्या मिलेगा सर, ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपको फिफ्थ में मिलेगा। आप स्पेस छोड़ के सर इस टाइप से आप गैपिंग कर करके आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, एक अंदाज़ा, मतलब देखिए इतना पेज सर आप छोड़ दिए ताकि इतना में कुछ भी एडजस्टमेंट कर लें, इतना छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, इस टाइप में सर आप कर लीजिए एक अंदाज़ा लगा करके कि हाँ भाई इतना में हो जाएगा, ठीक है सर। तो वो कहने का मतलब है। अब आ जाइए सर T4 के ऊपर। 12 मंथ्स टर्न ओवर बिफोर फ्रॉम इमीडिएटली पीरियड, इमीडिएटली प्रिसीडिंग पीरियड, मतलब आग लगने से ठीक पीछे का 1 साल पीछे जाके देखते हैं सर, ठीक है। तो क्या था, प्रीसीडिंग 1 अप्रैल 2012 विथ ट्रेन, ठीक है सर। तो ये तो खैर यहाँ पे अभी ये वाला चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, ये लास्ट के लिए है, ठीक है, कि इसमें क्या चीज़ वर्किंग है, ठीक है सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 के ऊपर चलते हैं सर। ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है, 11,50,000। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 बता रहा है कि इतना अमाउंट होगा। तो आ जाइए सर, मुस्कुराते हुए आइए, क्योंकि मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, और जो इसे प्यार समझे गधा है। ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, बाकी कुछ हो या ना हो, ठीक है सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ T4 एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर दैट इज़ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फ्रॉम डैमेज डेट, मतलब 1 अप्रैल 2012 में आग लगा, ठीक, इससे पीछे, मतलब कौन सा डेट होगा सर, 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2012, ठीक है सर। इससे पीछे का 12 मंथ पीरियड यही होगा। यस सर, ओके सर। अब देखिए क्या ये आपको गिवन है सर, कुछ चीज़ें सर आपको गिवन है, बट कुछ चीज़ें में आपको सर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए सर क्या करना है, नोट ध्यान रहे क्वेश्चन कैलेंडर ईयर पर बेस्ड है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसी को आप ना ले लें, मतलब जल्दी जल्दी आप गलती से सर फाइनेंशियल ईयर समझ के उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा, क्योंकि कैलेंडर ईयर का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि सर यहाँ देखिए ये जो 9 मंथ है ये प्रीवियस ईयर का पोर्शन है, तो इसके ऊपर अलग तरह से सर इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अलग तरह से, मतलब सर इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ लग रहा है, ठीक है, ग्रोथ रेट लगेगा। और ये सर ये जो 3 मंथ्स का पीरियड है ये सर करेंट ईयर का है 2012 का, तो ये इसके ऊपर ग्रोथ ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में सर ये मत समझ लीजिएगा कि अरे भाई उठाओ यार इसको, तो ये तो भाई एकदम फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है। और सर इसके ऊपर तो चलिए आप ट्रेंड लगा दिए तो कोई बात नहीं, बट इसके ऊपर भी अगर आप ट्रेंड लगा दिए तो सर आपका आंसर हो जाएगा गलत, रॉन्ग, और आपका सारा मेहनत हो जाएगा पानी पानी, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा कि ये करेंट पीरियड है, ये 2,50,000 के ऊपर ट्रेंड ऑलरेडी ऐड है, तो इसके ऊपर अलग से ऐड मत कर दीजिएगा ट्रेंड रेट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 15%। ये चीज़ों का सर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट है इसमें, आप एक एक करके सर ये सारी चीज़ों को समझते आइएगा कि हाँ क्या चीज़ कह रहे हैं ध्यान रखने को, उसको ध्यान रखना है, ठीक है सर।
तो क्योंकि ये कैलेंडर ईयर है, मतलब कैलेंडर ईयर मतलब सर जनवरी से लेकर के दिसंबर तक वाला ईयर है, ठीक है। और यहाँ पर 2 पोर्शन में ये डेट डिवाइड है, ठीक है। आप इस डेट के हिसाब से देखिए तो प्रीवियस ईयर का पोर्शन एक साइड है और कुछ पोर्शन सर करेंट ईयर का पोर्शन में आता है जो कि 2012 में है। तो आप जनवरी टू दिसंबर मंथ को सर अपने नज़र में रख के चलिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें का जो ये 1/4, इसमें का सर ये जो 1 अप्रैल 2011 दिख रहा है डेट 31 मार्च तक, इसमें का कुछ पार्ट जो कि 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 दिसंबर 2011 तक, ये जो नौ महीना का ये जो सर पीरियड है, 9 मंथ का पीरियड है, ये पीरियड सर प्रीवियस ईयर का पार्ट है। और यहाँ इसी में से सर कितना पार्ट बच गया, अगला न्यू ईयर का आ गया, मतलब ये सर करेंट ईयर का आ गया। 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012, वो सर गलती से यहाँ पर एक जल्दी में लिखा गया है, यहाँ पर सर 3 होगा, ठीक है। आप इसको ठीक कर लीजिए, 31/3/12, ठीक है सर, 31 मार्च 2012। तो सर जी 3 महीना इधर हो गया। तो सर यही समझाने का मतलब था कि कैलेंडर ईयर है जनवरी से दिसंबर, तो इस तरह दिसंबर में ही ईयर चेंज हो जाएगा। तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो गया सर, आपका प्रीवियस ईयर हो गया, ये पोर्शन आपका प्रीवियस ईयर में रह गया, ठीक है। और इधर में आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं सर, ये पोर्शन आपका करेंट ईयर का है। तो ग्रोथ सिर्फ इसके ऊपर लगाना है, ये जो प्रीवियस ईयर वाला पार्ट है ग्रोथ इसके ऊपर लगेगा 15%, ये जो करेंट ईयर है इसके ऊपर नहीं लगेगा। ग्रोथ किसके ऊपर लगेगा सर, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर लगेगा, करेंट ईयर के ऊपर तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट है। यही कॉन्सेप्ट का मतलब समझाना था सर। अगर आप इस अमाउंट पे भी ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये चीज़ का सर नज़र रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। तो आइए मुस्कुराइए सर, क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में। तो आइए देखते हैं ये सेल कहीं, ये पीरियड का कुछ सेल टर्नओवर कहीं दिया, कहीं ना कहीं तो दिया होगा ज़िंदगी में। तो देखिए सर 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक का सेल कहीं दिया है सर। 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक। सेकंड वाला जो सर सेकंड वाला जो आपका डब्बा है, उस डब्बा में आप देखिए सर, जहाँ हमने कहा था कि आपको T4 निकालने के टाइम में यूज़ होगा, सबसे ऊपर पिंक कलर से सर वो मार्क किया हुआ है 2,50,000 अमाउंट। तो उस पीरियड के दौरान कितना का सेल था करेंट ईयर में, इस पीरियड में आग लगने से पहले, ठीक है, आग लगने से पहले तक में ये पीरियड था। 3 महीना सर हमारा बिजनेस खूब अच्छे से चल रहा था, ठीक है सर। तो उस पीरियड में आपका कितना 2 लाख सर, 2,50,000 अमाउंट गिवन है। मतलब ये सर इसमें हमने ऑलरेडी जो न्यू ईयर जो करेंट ईयर में हमको ग्रोथ रेट था जो 15% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रेंड है, इंक्रीज रेट होना चाहिए, वो ये 2,50,000 में गिवन है, क्योंकि ये सर करेंट ईयर का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये डेट लिख दिए, उसके बाद लिख दिए सर ये सेकंड बॉक्स फर्स्ट वाला लाइन पे गिवन है, ओके, यही बता दिए। दिस सेल्स इज़ गिवन, ये सेल आपका है गिवन 2,50,000 का। कहाँ गिवन है सर, तो सेकंड बॉक्स में पहले लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ पर तो सर बात खत्म इसका, ठीक है, ये वाला तो सर होगी। अब जो भैया बहुजन ने कहो सर जी इलाज तो नहीं, जागो कैसे, प्रीवियस ईयर का बात करते हैं। तो आइए सर पिछले साल का 9 मंथ के बारे में हमको सर और डिटेल चाहिए, क्योंकि ये जो 12 मंथ का पीरियड है प्रीसीडिंग ईयर वाला T4 का एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, इसका 3 मंथ तो आ गया सर करेंट ईयर में, ये तो समझ गए। अब सर ये पार्ट जो है ये 9 मंथ का पार्ट ये आ रहा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अब हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। तो देखिए सर 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 दिसंबर 2011 तक। तो पहले क्या करेंगे सर, फुल लास्ट ईयर सेल ले लेंगे, मतलब जितना भी आपका सर सेल था, ठीक है, 2011 का, ठीक है, तो उसको आप ले लीजिए, ठीक है, फुल लास्ट ईयर सेल पूरा का पूरा सेल उठा लीजिए। अगर उसमें से हम ये सर कैसे भी 3 महीना का सेल को माइनस कर देना, लेस Q1 का सेल, मतलब 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक का, तो सर ये ऑटोमेटिक ये जो बचा हुआ सेल जो 9 मंथ का है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है सर। क्या किए, सबसे पहले फुल लास्ट ईयर 2011 का पूरा सेल उठा लिए, उसमें से स्टार्टिंग जनवरी फरवरी मार्च का सेल हटा दिए, क्योंकि वो क्या चाहिए, अप्रैल से लेके बचा हुआ दिसंबर तक का सेल अमाउंट चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है सर, ठीक है। देन वी गेट, अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 दिसंबर 2011 तक का सेल, जो कि है
9 मंथ का, ठीक है सर। तो देखिए अब इससे रिगार्डिंग क्या करेंगे। तो सर लास्ट ईयर का सेल 2011 10 लाख अमाउंट गिवन है सर, 10 लाख अमाउंट लिख दिए, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे सर, माइनस Q1 ऑफ प्रीवियस ईयर, Q1 ये वाला सही है, 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31 मार्च 2011 ये माइनस करेंगे, ठीक है सर। अब देखिए सर, इसको सर क्या करें, कैसे करें, ज़िंदगी में सर ये कहीं दिया है क्या, देखते हैं सर। सर इसको क्या करें सर, कैसे निकालें सर ज़िंदगी में, ठीक है। तो आइए इसको बारे में सर थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये अमाउंट सर आया कैसे, ठीक है। 2,17,391, क्योंकि आप सर क्वेश्चन में देखिएगा तो ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा इस पीरियड का सेल 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक। और ये अगर सर आएगा नहीं तो आपको ये 9 मंथ का सेल पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको माइनस करने के बाद ही ये अमाउंट आएगा, ठीक है। तो देखिए सर अब बताते हैं कि ये अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो आ जाइए अब इधर, यहाँ सर नोट्स के लिए जगह नहीं था, जो कायदे से सर इसके साइड में होना चाहिए था, या नीचे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए देखिए। बाकी तो ICI जैसा कहें वैसे करना है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट अपने, अभी हम क्या कर रहे हैं सर, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे पहले, उसके बाद सर आगे वॉर लड़ेंगे, ठीक है, ओके सर। तो आइए, हमारी बहुत देर से सर लड़ाई चल रही है और ये जंग जीत कर ही आएंगे T4 से, ठीक है। तो देखिए, सिंस देयर इज़ इंक्रीज ट्रेंड, ठीक है, ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ 15% ऑन सेल्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू करेंट ईयर, इफ़ Q1 ऑफ करेंट ईयर दैट इज़ एक जनवरी 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012, मतलब ये वाले के बारे में बात हो रहा है सर, ठीक है। तो अगर इसमें सर क्या है, इफ़ Q1 ऑफ करेंट ईयर सेल इज़ 2,50,000 देन दिस सेल इज़ ऑलरेडी इंक्रीज बाई 15%। जाहिर सा बात है सर, ये करेंट ईयर सेल है तो इसमें 15% ऑलरेडी ग्रोथ एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर करेंट ईयर में सर 15% का ऐड किया हुआ है तो प्रीवियस ईयर का इसमें भी सर ऐड करना चाहिए, यस सर, ओके। तो अब आइए, तो प्रीवियस ईयर यहाँ देखिए सर, पीरियड सेम दिख रहा है क्या, 1 जनवरी 2012, ठीक है, और 31 ये सर 3 है, ठीक है, ये 3 ही है, 31 मार्च 2012, वो गलती से हो गया, मैंने आपको कहा था सर सुधार लीजिए, ठीक है। तो ये 3 मंथ का सेल जो कि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2012 तक का, और हमको सर यही चीज़ चाहिए बट प्रीवियस अमाउंट का चाहिए, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक का, अगर हमको ये 3 मंथ का सेल मिल गया तो सर हम ये 9 मंथ का सेल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा सर कि हम ये कह रहे हैं कि सर अगर मेरे पास ये 2,50,000 सेल है इस करेंट ईयर में, तो पता है कि 2,50,000 हुआ है इस पीरियड में, यस सर, इस पीरियड में करेंट ईयर में 2,50,000 हुआ है, मतलब इसमें सर ट्रेंड जो है 15% का ऐड है, यस सर। तो अगर ये सर बिना ऐड का हम निकाले तो इधर में कितना होगा हमको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें तो सर ग्रोथ तो पीछे तो नहीं होता है, ग्रोथ रिवर्स थोड़ी होता है, ग्रोथ तो सर प्रीवियस ईयर करेंट ईयर में ग्रोथ आता है, तो करेंट ईयर में 15% था, मतलब यहाँ पर तो वो ग्रोथ 15% नहीं ना हुआ होगा जी, यस सर, तो वो बात है, ठीक है। तो देखिए इसको सर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सर समझाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो देखिए लिखा हुआ है कि ये जो 2,50,000 का सेल है इसमें 15% इंक्लूड है, तो देयरफॉर इफ़ एज्यूम, अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि प्रीवियस ईयर में अगर 100 रुपया होगा, ठीक है, यहाँ वही लिखा है प्रीवियस ईयर में 100 होगा, तो करेंट ईयर में विथ ग्रोथ 15%, जो ग्रोथ है सर 15% का ये वाला, तो करेंट ईयर में क्या होगा सर, वो 115 होना चाहिए, मतलब 100 + 15 होगा, यही बात है, यस सर। तो प्रीवियस में 100, करेंट में 115, तो करेंट में अगर 115 जुड़ा है तो करेंट ईयर में सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड कितना हुआ है, 2,50,000 का, ठीक है सर, थोड़ा छोटा है बट थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत ही बड़ा चीज़ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या है सर, करेंट ईयर में कितना 115 होना चाहिए, और करेंट ईयर में अभी हमको किस जो पीरियड का सेल हमको चाहिए वो कितना है, 2,50,000। तो अगर हम यहीं देखें तो प्रीवियस ईयर में कितना सेल हुआ होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर हमको ये चाहिए तो सर हमको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे सर ज़िंदगी में, तो देखिए 100 को 2 कर देंगे 2,50,000 से, और 15 को 2 कर देंगे, क्योंकि 15 को तो कुछ है नहीं सर, अभी तो ये लोग पूजा पे है नहीं, मतलब हवन ये लोग के लिए बैठेगा नहीं ना भाई, आप लोग तैयार नहीं है। जोड़ा कौन कौन रेडी है भाई? जोड़ा रेडी है सर जी 100 का जोड़ा रेडी है अपना 2,50,000 के साथ, तो ये लोग को हवन के ऊपर बैठा दिए, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। तो ठीक है सर, तो देखिए अब अगला कैलकुलेशन आप देखिए, कैलकुलेशन आ गया ऐसे, मतलब 2,50,000 अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, तो दिस इज़ द लॉजिक, ये सर आपका लॉजिक है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा सर कैलकुलेटर के ऊपर, आप कैलकुलेटर उठाइए, हम भी उठाते हैं, आपको ला के भी अमाउंट दिखाते हैं। तो 2,50,000 कर दिए सर, ठीक है, इंटू 100 कर दिए सर, और डिवाइड कर दिए 115 से, तो आपके सामने आंसर है सर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे 2,17,391 रुपीज़ प्लस 30 पैसे, तो 30 पैसे को इग्नोर करिए, ठीक है सर। तो देखिए, तो ये आ गया सर आपका Q1, देयरफॉर Q1 सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू 2,17,300 2,17,391 रुपीज़। ठीक है सर, तो हमने क्या किया सर, हमने बस इतना ही चीज़ किया कि हमको क्या चाहिए था सर, सेम पीरियड था। देखिए यहाँ पर भी 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक का पीरियड का हमको सेल जानना था, और यहाँ पर भी सर सेम पीरियड था, और इसका सर सेल हमको गिवन भी है करेंट ईयर में 2,50,000 है। मतलब ये क्या कर रहा है सर, हमको आंख मार के इशारा कर रहा है, मतलब ओ लड़की आंख मारे, ये आपको इशारा दे रहा है कि आप ये वाला पीरियड को कैलकुलेट कर लीजिए। तो ठीक है, हमने क्या किया सर, ये हमको पता है और आपको ही पता है कि 2,50,000 में ये जो ट्रेंड है 15% ऐड है। किसी तरह अगर हम ये ट्रेंड को यहाँ से 15% हटा दें तो हमारे पास प्रीवियस में ये अमाउंट हमारे पास था जो कि विदाउट ट्रेंड है प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर ये जो 2,50,000 है इसमें 15% का ट्रेंड ऐड है, क्योंकि ये करंट ईयर का पार्ट है। तो ये लॉजिक को समझना है सर, तो इस लॉजिक के लिए हमने ये काम किया, ठीक है, कि अगर प्रीवियस में वो 100 होगा तो करंट में 115 हो रहा होगा, तो करंट में 2,50,000 का टर्नओवर है, तो प्रीवियस में कितना होगा। तो सर जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इतना आ गया, ठीक है सर। तो ये तरीका था आपका निकालने का, ठीक है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर T4 इज इक्वल्स टू T4 is equals to 9 मंथ लास्ट ईयर का 9 मंथ, जो कि कितना निकला सर 7,82,609 रुपीज़, ठीक है, और प्लस 15% ग्रोथ कर दी है, ठीक है। तो आ गया कितना सर 9 लाख, और इधर क्या किए सर, करंट ईयर का तो आपने निकाला ही था, करंट ईयर ऑफ Q1 तो 2,50,000, दोनों को सर ऐड कर देंगे तो आ गया 11,50,000। सर कुछ नहीं समझ में आया सर, थोड़ा बताइए कि अमाउंट कहाँ से लेके आए। ओके सर, देखिए लास्ट ईयर का सेल कितना था सर 10 लाख था, ये सर टोटल सेल। देखिए यहाँ जो फॉर्मूला ऊपर में सर जो टेक्निक्स लिखा हुआ है वो टेक्निक को फॉलो करिए। लास्ट ईयर का सेल 2011 का फुल लेने बोले, ये सर फुल कितना था 10 लाख। लास्ट ईयर का ही हमको क्या चाहिए, फर्स्ट क्वार्टर को हटाना है, जो कि स्टार्टिंग 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक का है। तो ये अमाउंट सर हमने कहाँ से लाए, हम ये अमाउंट को सर यहाँ से जाने, ठीक है। इसी के लिए इतने देर से हम जंग लड़ रहे हैं, और ये अमाउंट को यहाँ पर पुट कर दिए, क्योंकि हमने Q1 का अमाउंट निकाल लिया जो कि था विदाउट ट्रेंड। तो सर इस तरह पता चला कि 2,17,391 रुपीज़ होगा, तो इसको हमने क्या किया, लेस कर दिया। देयरफॉर सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2011 तक, मतलब वो जो बचा हुआ सेल्स था, हमको ये चीज़ देन वी गेट, हमको मिल गया सर ये 9 मंथ का पीरियड का सेल, जो कि हमको चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इस पीरियड में ये 9 मंथ इधर आ रहा था प्रीवियस ईयर में। तो सर कितना आ गया 7,82,609 रुपीज़, ठीक है। और करंट ईयर में क्या है 2,50,000। तो आपको ये तो सर नियम अभी तक याद होना ही चाहिए कि ये करंट ईयर में 15% का ये जो ट्रेंड है ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, बट यहाँ पे तो सर ये जो 7,82,609 रुपीज़ है ये प्रीवियस ईयर का सेल है। प्रीवियस ईयर का मतलब अगर आग नहीं लगा होता तो ये करंट ईयर में विथ ट्रेंड होता। विथ ट्रेंड कितना होता सर, इसमें 15% ग्रोथ भी ऐड होता, तब करंट ईयर में सेल होता। अगर आप अपने को सर
इस फार्म के मालिक के मतलब ये समझिए कि आपका कंपनी में आग लग रहा है, तो आप क्या सोचेंगे सर कि अगर आग नहीं लगा होता तो पिछले साल मैंने इस पीरियड के दौरान कितना कमाया था, जब आग नहीं लगा था तो इस 9 मंथ के पीरियड में हमने कमाया था ये अमाउंट 7,82,609 रुपीज़। तो अगर आग इस बार नहीं लगा होता तो हम कितना कमाए होते करेंट ईयर में। आप वो चीज़ जोड़ने के लिए सर 15% का ट्रेंड ग्रोथ जो है, जिसे ट्रेंड रेट कह लीजिए, ग्रोथ रेट कह लीजिए, उसको सर ऐड करते हैं ये सर। तो वही चीज़ तो सर यहाँ पर की है, ठीक है। 9 मंथ लास्ट ईयर का क्या था, 15% ग्रोथ ऐड कर दिए, और ये तो सर करेंट ईयर का पार्ट है ही, तो इसमें ऐड नहीं किए। और सर उसके बाद क्या किए ज़िंदगी में क्या किए सर, ये 9 लाख को ऐड कर दिए 2,50,000 से। आपके सामने आपका T4 11,50,000, ठीक है। तो देखिए इससे रिगार्डिंग 2 पॉइंट भी है, वो पॉइंट भी सर समझ लेते हैं। प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। इफ़ आप क्रॉस मल्टी इफ़ एक मिनट, इफ़ करेंट ईयर में होता तो 50% ग्रोथ भी होता, अगर आग ना लगा होता तो ये 15% किस लिए ऐड किए सर, ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये इसमें सर क्यों नहीं ऐड किए सर 15%, ठीक है। तो आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी है ऑलरेडी ये इंक्रीज्ड बाय 15% तो किया ही हुआ है, क्योंकि ये सर करेंट ईयर का पार्ट है यार, तो इसमें ऑलरेडी इंक्रीज्ड है। तो इस तरह सर हमने देखा कि T4 कितना आ गया, 11,50,000, ठीक है। तो अब आ जाइए, तो इस तरह सर हमने क्या लिखा, 11,50,000 T4 अमाउंट, ठीक है। ये आपको 4th नंबर पर मिल गया। अब देखिए सर इससे रिगार्डिंग 2 बातें हैं, ये ऐसा हरकत आप ना करें। 9 मंथ का सेल निकालने टाइम पर ध्यान रखें कि सर आप ऐसे अगर डायरेक्टली ना करें गलती, आप ये सोचें कि सर हम डायरेक्ट 10 लाख डिवाइडेड बाई 4 कर दें तो एक क्वार्टर का आ जाएगा 2,50,000। तो सर 3 क्वार्टर को ले लेते हैं, ठीक है। 3 क्वार्टर को ले लेते हैं, दैट इज 7,50,000, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे 9 मंथ के लिए, तो आप यहाँ देखिए, आप 9 मंथ के लिए 7,50,000 ले हो, बट यहाँ कितना आ रहा है सर, 7,82,609 रुपीज़। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किए सर, यहाँ पर हमने आपको सावधान किया कि ऐसा गलती ना करें। अब आ जाइए सर दूसरे नंबर पॉइंट पे। सर 2,50,000 में से डायरेक्टली 15% लेस ना करें, ठीक है। 37,500 एंड आंसर ना लाएं 2,12,500, बिकॉज देर इज़ अ कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है सर ज़िंदगी में, तो ये ज़िंदगी में ये है कि देखिए यहाँ पर सर आपको ये जो चाहिए था, ठीक है, 2,50,000 का मान लीजिए, हमने सर कंपेयर किया था अभी कि भाई कितना यहाँ पर यही पीरियड का सेम पीरियड इधर भी है और सेम पीरियड इधर है, बट ये प्रीवियस है, तो इसमें ये ग्रोथ रेट ऐड है 15% और इसमें ये ऐड नहीं होगा। तो क्या करेंगे सर, हम कैलकुलेटर उठाएंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे एग्ज़ाम के टाइम में सर जल्दी हम बोलेंगे 2,50,000 को ट्रेंड हटा दो, तो फटाक से सर 2,50,000 लिखें, ठीक है, इंटू 15 किए और परसेंटेज का सिंबल मारे, 37,500 आ गया, माइनस करके इक्वल टू कर दिए, मतलब 2,12,500 ला दिए। बट आप देखेंगे यहाँ पर तो सर ये अमाउंट क्या गिवन है, 2,17,391। तो यहाँ पर सर कंसेप्ट है, वही चीज़ लिखे हैं कि कंसेप्ट है, इस टाइप की हरकत ना करें, ठीक है बच्चों वाला। यहाँ पर हर चीज़ में सर कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, इस लॉजिक को फॉलो करिएगा तो सर आप पहुँच जाइएगा 2,17,391 रुपीज़ पे, और सर कोई भी फॉल्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें था सर, ठीक है, यही चीज़ें लिखवाया गया था और यही चीज़ हमने सर आपको समझाने की कोशिश भी की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट डू द मिस्टेक, ठीक है, ये मिस्टेक गलती से भी ना करें। अब सर क्या बच गया सर ज़िंदगी में, और कुछ बचा क्या? यस सर, एक चीज़ बचा है, अभी भी बचा है, T2। तो देखिए सर T2, यस। तो अब तो सर आपका जब T5 T4 निकल गया तो अब ये इजीली आपको निकल जाएगा। तो ये आपको सर 5th नंबर में सबसे लास्ट में निकलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। T2 का मतलब क्या होता है सर, कॉरस्पॉन्डिंग इंडेमिनिटी पीरियड, दैट इज़ अगर यहाँ आग लगा है इस साल में तो दर्द हुआ है, आग लगा है सीने में, दर्द हुआ है जीने में, तो इस ईयर तो सेम पीरियड आपका प्रीवियस ईयर का पीरियड देखते हैं, 1/4/11 से लेकर के 30/6/2011। तो आप सर ध्यान से देखेंगे तो ये अमाउंट सर आपका कहीं ना कहीं T4 से आ रहा है। देखिए 1/4/2011 से लेकर के क्या इसके अंदर है वो, तो इस मंथ का जो 9 मंथ का पीरियड का सेल है, आपने कितना कैलकुलेट किया सर,
आपने कैलकुलेट किया है 7,82,609 रुपीज़, ठीक है। और वो जो पीरियड है सर प्रीवियस T2 वाला, वो कहीं ना कहीं सर इसी का स्टार्टिंग का 3 मंथ है। आप ध्यान से देखेंगे तो सर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर, तो ये T2 का पार्ट से T4 के पार्ट से उठा करके ले आए, दैट इज़। अब यहाँ पर एक चीज़ सर हमको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कुछ भी गिवन नहीं है, तो नोट एज्यूम करें कि प्रीवियस ईयर में T4 में जो 9 मंथ का सेल निकालें, ठीक है सर। यहाँ T4 कीजिए, अगर आप सर, मेरा तो सर वहाँ पर ठीक है, पता नहीं यहाँ पर सर फ़ोटो शायद पुराना वाला ले लिए, ठीक है। T4 ठीक है। अभी हमने क्या निकाला सर, कहाँ पे आपको नोट दिखा है, T4 में, तो ये T4 है, ठीक है। तो ये पॉइंट को यहाँ पर T4 कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, ये पॉइंट को क्या करेंगे सर, T4 कर दीजिए, ओके। तो एज्यूम करें कि प्रीवियस ईयर में T4 में जो 9 मंथ का सेल जो निकाले हैं वो हर मंथ इक्वली ही हुआ होगा। तो क्या करेंगे सर, 7,82,609 जो कि 9 मंथ के लिए था, तो डिवाइड कर दिए सर 9 मंथ के लिए, क्या आ जाएगा, पर मंथ सेल आ जाएगा। अब हमको तो एक क्वार्टर का जानना है, तो उसको आप इंटू कर दीजिए 3 मंथ से, मतलब 3 मंथ का क्वार्टर आपको जानना था सर, क्योंकि 3 मंथ का पीरियड ही है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुस्कुराइए, क्योंकि आप कहाँ CA में है और ये 3 मंथ का पीरियड है। तो सर 3 मंथ का पीरियड इंटू कर दिए, ठीक है। तो अब जैसे ही इसका कैलकुलेशन करिएगा सर, ठीक है, यू गेट योर आंसर 2,60,870 रुपीज़। अब आ गया सर आपके सामने T2 भी। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, क्या ऐसे कर सकते हैं ज़िंदगी में, यस सर, 7,82,609 डिवाइडेड बाई 3, मतलब डायरेक्टली आप सर इसको डिवाइड कर दीजिए 3 मंथ से, क्योंकि 3 मंथ का चाहिए, ये 9 मंथ का गिवन है, तो आप डायरेक्टली 3 से भी करेंगे, मतलब 3 मंथ का चाहिए तो भी यही अमाउंट आएगा। आप कैलकुलेटर से चाहे तो सर ट्राई करके देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, ठीक है सर। तो देखिए इससे रिगार्डिंग क्या है सर, 2 नोट्स है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। तो देखिए T2 T1 के बेस पर ना लें सर, जल्दीबाजी में आप ऐसा ना सोचें कि भाई जल्दी जल्दी निकाल देते हैं आंसर सही आ जाएगा। ऐसा गलती मिस्टेक ना करें कि ग्रोथ को लेस करके 15%, ठीक है, 15% ग्रोथ लेस करके और T1 में से ही आप आंसर ला दें। जैसे आप सर, ऐसा मिस्टेक हमारे बैच में बच्चे कर रहे थे, इसलिए सर हमने उस चीज़ को नोट डाउन किया कि अगर 87,500 है, ठीक है, तो इसमें सर अगर हम ये ग्रोथ जो है 15% माइनस कर दे तो सर तो भी तो आ जाएगा। बट नहीं, ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि आप लॉजिक वाइज समझिए कि ये तो जब आग नहीं लगा था तब कमाए थे, और यहाँ क्या चाहिए जब आग, मतलब T1 क्या है सर, T1 तो आपका वो है कि मतलब जब आग लगा था तब का इनकम है 87,500, बट जब आग नहीं लगा था तब का इनकम कितना है, 2,60,870। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, ग्रोथ इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो ये तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा सर। देखिए मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि 87,500 है, इंटू कर दीजिए ग्रोथ रेट कितना है 15%, तो 15% निकाल लिए, आंसर आ गया सर 13,125। अब इसको क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 74,375 रुपीज़, ठीक है। 74,000 आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है सर कि आंसर आएगा आपका इस केस में, इससे आप ग्रोथ हटा दीजिएगा 15%, तो आएगा 74,375 रुपीज़। आपकी कैलकुलेटर स्क्रीन पर भी है, ठीक है सर। तो आप ध्यान से देखिए क्या अमाउंट इसके बराबर है, नहीं तो हैंस इट प्रूव्ड कि आप ऐसे मत करिएगा, वरना एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, ओके। और क्या देखिए सर, और हमने ये भी देखा कि डायरेक्टली अगर 10 लाख को आप चाहें कि सर, क्योंकि मेरा क्या है, अरे यार 10 लाख है प्रीवियस ईयर का सेल, तो 3 ही महीने, एक ही फर्स्ट क्वार्टर ही ना चाहिए, सिर्फ एक क्वार्टर बीच का चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक क्वार्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब डायरेक्टली 10 लाख को डिवाइड कर देते हैं सर 12 से, या फिर एक और 12 से, और फिर इंटू कर देंगे 3 से, ताकि एक क्वार्टर का अमाउंट आ जाए। ये वाला अमाउंट सर अप्रैल से लेकर के जून तक का। तो इस कंडीशन में सर आपका आंसर आएगा 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 आएगा, जो कि आप नहीं कर सकते। आप देख लीजिए कि ये भी अमाउंट सर गलत है, 2,60,870 है। तो हैंस इट प्रूव्ड कि आपका ये भी तरीका, अगर आप जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम में चाहें करने, तो गलत है, और ये भी तरीका गलत है। सही कौन सा तरीका है सर, इस तरह से करें, T4 में आपने जो 9 मंथ का अमाउंट ले आया, आप वहाँ से क्या करिए सर, वहाँ से आप उस चीज़ को यूज़ कर लीजिए, और क्वार्टर से डिवाइड करके एज्यूम करके आप कैलकुलेट कर दीजिए, T2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर सर आपका सही मान्य होगा। तो अब एक बार सर हम देखते हैं क्या क्या नोट्स हमने बताया। हमने सर मास्टर क्वेश्चन है ये
ये क्वेश्चन जो है वो मास्टर क्वेश्चन है, ये बता दिया। इसके बाद फिर हमने सर स्टेप 1 को सर डिस्कस किया, ठीक है। सॉल्यूशन को स्टार्ट किए हैं, उससे रिगार्डिंग पहले कुछ बेस बता दिए, बोले कि हाँ ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। स्टेप 1 बताएं। स्टेप 2 में हमने T1 को डिस्कस किया, T2 को डिस्कस किया। इससे रिगार्डिंग कुछ नोट्स था जो कि गलती नहीं करना एग्ज़ाम में, वही बताएं। और ये मिलेगा का 5th नंबर पर मिलेगा, वो भी बताएं। T3 सर 2nd नंबर पर ही मिल गया, जो कि है 10 लाख, वो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद सर हम आ गए T4 के ऊपर। T4 का अमाउंट 11,50,000 था, हमने वर्किंग नोट से देखा। और ये आपको 4th नंबर में मिलेगा, मतलब चौथे नंबर पर टाइम पे जाके मिलेगा। और इसमें रिगार्डिंग क्या क्या गलती ना करें वो भी हमने सर देखा, ठीक है। किस तरह की गड़बड़ वाली हालत ना करें, ठीक है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ऐसा ना करें, ठीक है सर। तो फिर देखिए, फिर हमने सर वर्किंग को इसको समझा कि हाँ किस टाइप से कहाँ पर ग्रोथ है, कहाँ पर क्या है। फिर यहाँ पर सर हमने T4 को कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पर सर T4 का अमाउंट भी लिखे और यहाँ पर चेतावनी भी दी है कि इस तरह की हरकत एग्ज़ाम में ना करें। फिर T5 में सर हमने T5 को कैलकुलेट अमाउंट किया। और सर यहाँ पर ये भी इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि जब एडिशनल एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग स्पेशली कोई सेल ना हो तो उस कंडीशन में T1 को ही आप T5 मान लेंगे और वहाँ पे अमाउंट आप उतार सकते हैं। तो सर अब तक हमने इतना देखा, ओके सर। अब आ जाइए स्टेप 3 के ऊपर। यहाँ पर भी सर थोड़ा सा ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के ऊपर भी स्टेप 3 का ट्रिक्स को भी सर हम समझने का अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, आप हैं CA में ठीक है। अब यहाँ से सर कोई भी चीज़ आपको उतना टफ नहीं है, उतना ट्रिक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि जो काम था वो हमने कर लिया, ठीक है। सबसे मेहनत काम है क्या, सबसे मुश्किल काम है सर आपको पांचों टर्नओवर को सही से पहचानना, ठीक है। अब देखिए अब देखिए सर आपका काम ऐसे चुटकी बजा के मिनटों में होगा। देखिए स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड GP परसेंटेज, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, नॉर्मल फार्मूला, ध्यान रखिए। नोट, ध्यान रहे ये लास्ट ईयर का होता है, यस, क्योंकि सर ये हमेशा हम कब निकालते हैं, प्रीवियस ईयर की ही बेसिक पे निकालते हैं, यस सर। तो देखिए क्या क्या लेते हैं सर, NP प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और डिवाइडेड बाई T3, मतलब लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो सर अभी हमने कैलकुलेट किया है T3, ठीक है। तो 10 लाख था, T3 वो लिख दिए, ठीक है सर, ओके। NP आपको सर लास्ट में फर्स्ट बॉक्स में गिवन है, तो फर्स्ट बॉक्स में जाइए, देखिए वहाँ सर ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट, ठीक है। P&L अकाउंट में आपको आप सर सबसे लास्ट में आइए बॉक्स में, तो आप देखेंगे फाइनेंस चार्ज के नीचे 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 टू नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, यस सर। तो वो अमाउंट सर वहाँ से उठा के यहाँ लिख दिए, ओके सर। फिर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहाँ से लिखे सर, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस सेकेंड बॉक्स में गिवन है आपको। देखिए सबसे लास्ट में सर लिखा हुआ है 50,000 का अमाउंट, ठीक है। देखिए सबसे लास्ट से एक लाइन ऊपर स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड, T1 के नीचे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड 50,000, वो अमाउंट यहाँ पर लिख दिया सर। और आपको तो पता ही है 100 रहेगा अंदर, परसेंटेज का सिंबल रहता है बाहर, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, कैलकुलेशन इसको किया, 50,000 प्लस 50,000 1 लाख किए और सर 2 जीरो भी उसमें डाल दिए, ठीक है। और डिवाइड कर दिए सर 10 से, तो कितना आ गया सर, 10% आ गया आपका GP। अब तक तो सर हम ऐसा करते थे और नॉर्मली ऐसा करते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट, ट्रेंड का GP में ट्रीटमेंट कैसे करें ये यहाँ पर सिखाएगा आपको, ठीक है सर। तो देखिए क्या चीज़ सिखाएगा, देखिए मुस्कुराना सिखाएगा सर ज़िंदगी में। तो देखिए नोट, GP में ट्रेंड को ऐसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि सर आपका क्या बोला था आपको याद हो तो लास्ट पॉइंट, याद नहीं हो तो सर हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिक्रीज़ इन GP बाय 5%, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये भी आपको तुरंत लॉस ऑफ स्टॉक में भी काम में आने वाला है। तो 5% GP हो रहा है डिक्रीज़ मतलब ज़िंदगी में घट रहा है, ठीक है सर। तो देखिए तो हमने क्या किया, 10% तो सर हमने एडजस्टेड GP को कैलकुलेट किया स्टेप 3 का यूज़ करके। बट एडिशनल क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा, ट्रेंड भी तो माइनस कर देंगे सिंपली, घबराइएगा नहीं, ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है। ये मत समझिएगा कि अरे यार क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो होगा तो सर आपका जो आंसर आना भी होगा ना वो भी गलत आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह सब गलत होने लगेगा। तो इसलिए आप तरीका को सर अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम टाइम में कॉन्फिडेंस पूरे हाई लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। कि भाई क्वेश्चन कुछ भी दो, कहीं से भी दो, हम उसको चुटकी बजा कर सॉल्व करेंगे, इस टाइप का कॉन्फिडेंस बनाइए सर, ठीक है। बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम हॉल के अंदर, ठीक है।
तो देखिए सर लेस ट्रेंड 5% कर दिए, देयरफॉर एडजस्टेड जीपी रेशियो कितना हो गया 5%। ठीक है, तो ट्रीटमेंट हम ऐसे करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं सर लेस ट्रेंड का। अगर यहीं पे सर बोलता है कि ट्रेंड को ऐड करो तो क्या करते हैं सर, सिंपली 5% ऐड कर देते हैं और फिर जीपी 15% हो जाता है और फिर 15% को हर जगह सर जैसे अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कहा, आपको घटाने के लिए डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस कर दिया। ठीक है सर, तो अब ये बचा हुआ 5% आप यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, ओके सर। और देखिए सर एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि ये जो जीपी रेशियो आपने निकाला है सर, ये 5%, ये सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए है। ध्यान रहे कि जल्दी जल्दी में सर लॉस ऑफ स्टॉक में इसका यूज़ मत कर लेना, वरना सर ये भी आपको गलत जगह पर पहुंचा सकता है और फिर एग्जामिनर कहेगा पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, कैसे आके ये बच्चा एग्ज़ाम देता है। ठीक है सर, तो ये भी चीज़ का ध्यान रखिएगा ज़िंदगी में। तो ये वाला सर, ये जो 5% निकाले हैं ये सर आपका स्टेप 3 में, और ये यूज़ होगा आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट में। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट में। और ये इसके लिए लॉस ऑफ स्टॉक के लिए आपको सर अलग से निकालना सिखाएंगे कि वहाँ पर कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके सर, तो स्टेप 3 हो गया। अब आ जाइए सर स्टेप 4 के ऊपर। स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट क्लेम। ये तो सर सिंपली है, टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर कॉरस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड कितना है T2, दैट इज़ T2 होता है। तो T2 आपने कितना कैलकुलेट किया है सर 2,60,870। बट अगर आग नहीं लगा होता तो ग्रोथ किए होते 15% का, तो सर 2,60,000 870 का 15% मारिए, जल्दी से मारिए सर कैलकुलेटर के ऊपर। 2,60,870 का कितना ग्रोथ है सर, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ सर, एक और चीज़, ग्रोथ रेट है 15 और जीपी है आपका 5, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में यहाँ पर कहीं 5 मत मार दीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में अलग से नीचे में क्वेश्चन में 15% गिवन है, वो वाला ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड अलग चीज़ है यूज़ होता है, जो कि ग्रोथ एग्ज़ाम टाइम में ध्यान रखिएगा। और वो जो जीपी आपने निकाला 5% वो यहाँ होता है सर, आता सबको है ये बात तो सच है, बट एग्ज़ाम टाइम में हड़बड़ी में सर गड़बड़ी हो जागो सर जी। ये भोजन ने कहो भैया बाह की मैं न जानी, तो इसीलिए क्यों ना जानी, एग्ज़ाम को सर अगर सही से देना है, पास तो होना है तो भाई सही से देना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है सर यहाँ पर। ठीक है, तो ज़िंदगी में इसके अलावा कोई भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा सर। तो क्या किए सर 15% निकाल दिए। ठीक है, तो आ गया होगा सर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर 39,130 रुपीज़ 50 पैसे। तो 50 पैसे को इग्नोर कर दीजिए, 130 कर दीजिए। तो इस तरह ये आ गया सर अमाउंट आपके पास 3 लाख। मतलब ये क्या है कि अगर आग ना लगा होता तो इतना कमाए होते, अगर आग ना लगा होता सीने में तो दर्द ना होता जीने में, तो कितना कमाए होते सर ज़िंदगी में इस पीरियड के दौरान 3 लाख का सेल कर दिए रहते हैं। ठीक है, बट नहीं कर पाए तो ड्यूटी कितना कर पाए उस चीज़ को पहले माइनस करेंगे। तो करंट ईयर इंडेमनिटी पीरियड टर्नओवर में कितना कर पाए, तो कितना कर पाए सर, तो दैट इज़ T1 का 87,000। T1 यहाँ पे हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। अगर T1 T5 अलग अलग है तो यहाँ पर सर T1 का ही यूज़ होता है, हमने आपको ये चीज़ें भी समझाया है सर। ठीक है, तो T1 का यहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, T1 को ले लेंगे। ठीक है, T1 को लेंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे सर, T1 है आपका कितना 87,500। अब अगर आग ना लगा होता तो 3 लाख कमाए रहते हैं, बट आग लग गया तो इस वजह से कमाए 87,500। तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस जैसे ही करिएगा सर आपके सामने आ जाएगा शॉर्ट सेल्स। तो एंड एडजस्टेड जीपी है 5%, मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या बताता है सर, इतना आपने टर्नओवर नहीं क्रिएट, मतलब इतना आप नहीं कमा सकें, तो इतना का अगर आप कमाए रहते हैं, अगर आग नहीं लगा रहता तो कमाए होते, तो दैट इतना का 5% आपका, इतना क्यों, ये 2,12,000 का जो एक्स्ट्रा टर्नओवर होता है इसके ऊपर भी आप ये 5% कमाए रहते हैं, जो कि आग लगने के कारण नहीं कमा पाए। तो यहाँ क्या निकालते हैं सर, शॉर्ट सेल का 5% एडजस्टेड जीपी। तो देयरफॉर आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट आप देखिए सर 2,12,500 का 5% जीपी आ गया, और यू हैव टू अमाउंट कैलकुलेट ₹10,625 रुपीज़। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4, जो कि हम जनरली करते आते हैं वही चीज़ें, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग कहा था सर स्टेप 2 में हमने देखा कि 85 को पाँचों टर्नओवर निकालने के टाइम में हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है, वो चीज़ हमने देखा सर। ठीक है,
इसमें सिर्फ T1 और T3 सिर्फ सिंपली गिवन था, बाकी सारी चीज़ें, और T5 भी सिंपली मिल गया था, बट उसमें एक नोट डालना था तो सिंपली सा वो डाल दिए। और बाकी T2 और T4 के लिए हमने सर सीखा। और उसी तरह हमने सर यहाँ पर क्या सीखा, स्टेप 3 में भी हमने ये देखा कि भाई साहब ट्रेंड के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे इसको एडजस्ट करते हैं। और क्या सीखा कि ये जो है इसको आप गलती से भी लॉस ऑफ स्टॉक में यूज़ मत कीजिएगा। फिर आए सर हम स्टेप 4 के अंदर, क्लेम 1 को निकाले, एकदम जैसे हम निकालते हैं एकदम कर्राटेदार फर्राटेदार स्टाइल में निकाल डालें। अब आ जाइए सर आप स्टेप नंबर 5 पर। तो ये भी सर कोई बड़ा काम नहीं है, ये भी आप जैसे निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकालेंगे सर, और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। सर बहुत आपको ऐसा हो सकता है डर लगे कि अरे यार इससे जस्ट प्रीवियस में ही भाई क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 15 इतना खतरनाक था उसका 5वां नंबर स्टेप। एक तो में तो 15 में तो खतरनाक था पूरा डेंजर, और 17 में तो सर जी था ही नहीं। हाँ तो सर यहाँ पर तो भाई कुछ ना कुछ डेंजर होगा, कुछ डेंजर नहीं है यार, सिंपल है। देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, सेकंड क्लेम दैट इज़ लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ फॉलोइंग मिलता है। तो नंबर 1 ए, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना किए हैं सर आपने, 60,000। कहाँ से लाए, सेकंड बॉक्स में देखिए सबसे लास्ट में गिवन है, हमने आपको पहले ही बोला था सर कि एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर फायर 60,000, सेकंड बॉक्स में गिवन है, उसको उठा के यहाँ पर लिख दिए। बी नंबर में क्या लिखते हैं सर, बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि अब आप लास्ट नंबर क्वेश्चन पे खड़े हो। 60,000 अमाउंट एक्चुअल एक्सपेंसेस था, वो तो यहाँ से उठा के सर लिख दिया, ठीक है। इनटू एडजस्टेड एनुअल अमाउंट का जीपी और डिवाइडेड बाय एडजस्टेड एनुअल अमाउंट का जीपी, ठीक है, माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सर स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड, ठीक है, 50,000। तो इस क्वेश्चन में सर यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर भी सर आपको दोनों बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो हम ये दोनों अमाउंट निकाल लेते हैं सर, जो कि आपका काम भी देगा आगे। तो सिंस एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर कितना, एनुअल एडजस्टेड जीपी निकालेंगे, बट किसका सर, T4, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और एडजस्टेड एनुअल जीपी किसका निकलता है सर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का ही निकलता है, टर्नओवर के अमाउंट पे निकलता है, जो कि T4 को हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में T4 कितना है, हमने कैलकुलेट किया था 11,50,000, उसका जीपी 5%। एडजस्टेड जीपी आपने अभी सर स्टेप 3 में निकाला, इसी के लिए निकाले थे, यस सर। वो स्टेप 3 का जो जीपी है आप कहाँ यूज़ करेंगे, जब तक आप लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आप यूज़ करते आए हैं वैसे ही करेंगे। सिर्फ वो चीज़ आप कहाँ पर हरकत नहीं करिएगा, वो चीज़ जैसे ही आप पार्ट 2 में जाएंगे, जो कि आपका लॉस ऑफ स्टॉक, उसमें मत कीजिएगा, ठीक है सर। तो इसका 5% कैलकुलेट किए तो सर आ गया ₹57,500, ठीक है सर, ओके। क्या किए, ये दोनों अमाउंट को सर यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इससे रिगार्डिंग पढ़िए सर, बॉक्स 1 में गिवन है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। आप देखिए, आपको सबसे पहले ही हमने बताया था सर कि स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन सा है, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 80,000 का, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए, इनडायरेक्ट पहले तो सर ट्रेडिंग ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। जीपी 2,50,000 है, सीडी, फिर उसको बीडी कर दिया गया, फिर वहाँ से सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टार्ट हो रहा है। 3 तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है सर, जिसमें से आपको हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में ही बताया था कि वो बेसिक्स आपको यहाँ पर सर काम करेगा। तो सर आप ये देखिए कि बॉक्स 1 में आपका गिवन है कि टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, 80,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो आपने कैलकुलेटर पे लिख लीजिए 80,000। और दूसरा पे क्या है सर, और एक है टू फाइनेंस चार्जेस, ये भी आपका स्टैंडिंग चार्जेस है, टू फाइनेंस चार्जेस। तो सर 80,000 अमाउंट और 1 लाख अमाउंट को जोड़ दिए तो 1,80,000 हो गया, मतलब 1 लाख का टोटल स्टैंडिंग चार्जेस खड़ा है, ठीक है सर, आपके सामने खड़ा है भाई, जिसे आप, जो कि फिक्स्ड भी है और आप उसको टाल भी नहीं कर सकते, मतलब टाल भी नहीं सकते, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते हो, अनअवॉइडेबल है, ठीक है सर। बट क्या होगा, अब जब सर जाके देखेंगे ज़िंदगी में, तो जब सेकंड बॉक्स में आइएगा सर, ठीक है, सेकंड बॉक्स में इंश्योर्ड अमाउंट दिया हुआ है कि स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है 1,80,000 का, बट आपने इंश्योरेंस कितना करा रखा है, ओनली 50,000 का। तो सर 50,000 जैसे ही माइनस करिएगा आपके सामने आ जाएगा अनइंश्योर्ड अमाउंट, जो कि होगा माइनस करके आप लाएंगे 1,30,000, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से सर हो गया सॉल्व। अब आ जाइए यहाँ कुछ नोट्स वही पढ़ लेते हैं। नोट, एवरेज क्लॉज डिसीजन
बताता है यही नोट, ये बताता है कि एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं, ये बात का ध्यान रखिएगा सर। हमेशा यही चीज़ जाएगा जो इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल एडजस्टेड एनुअल जीपी, ठीक है। टी फोर का क्या चीज़, जीपी, एडजस्टेड जीपी, टी4 का जीपी, इतना याद रखिएगा। टी4 का जीपी को ही जीपी से ही हम कंपेयर करते हैं, ठीक है सर। गलती से भी सर ये एडजस्टेड टर्नओवर को मत लेके चले जाइएगा कंपेयर करने, ठीक है गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ नहीं लगना होगा वहाँ भी लगवा देगा ससुराई ठीक है, और जहाँ लगना होगा वहाँ पर भी कहेगा कि नहीं कुछ नहीं लगेगा तो देख लीजिएगा सर, हाँ मामले पूरा उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में भी कहेगा कि कौन है ससुराई एग्ज़ाम लिख के गया है बकलोल कहीं का ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 57,500 से ही यही चीज़ सर डिसाइड करता है कि आपका एवरेज क्लॉज लगेगा ही या नहीं लगेगा, यही बताता है आपको, ठीक है सर। तो अब आते हैं इसका कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिए हमने क्या किया सर, आपको बताया ही कि 60,000 एडिशनल एक्सपेंसेस था। देखिए और आगे आ गए हैं, 60,000 एडिशनल एक्सपेंसेस था। ये दोनों का तो सर अमाउंट यहाँ पर गिवन हम निकाला ही कैलकुलेट करके 57,500, और ये सर अनइंश्योर्ड वाला भी अमाउंट निकाले 1,30,000। अब आ जाइए आप पीछे, सिर्फ कुछ नहीं करना, आप तो बस सर जिंदगी में पुट करना है। तो देखिए 60,000 इधर, 57,500 इधर, 57,500 इधर, 1,80,000 में से माइनस कर दिए 50,000 आ गया कितना, 60,000 ऊपर आ गया, 57,000 ऊपर। क्योंकि सर हमने आपको ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया था कि ये वाली चीज़ को आप पहले सॉल्व करके सॉर्ट आउट कर लीजिए, जो कि ये तो सर 1,30,000 डायरेक्ट आ जाएगा, और 1,30,000 और इसको आप जोड़ के लाएंगे तो 1,87,000 आ जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो सर आपको कैलकुलेशन करने टाइम में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का सर आई रिक्वेस्ट कि आप ध्यान रखें, ठीक है, ओके सर। तो सर आप जैसे ही इस चीज़ को सर, फिर आप ऊपर में आपका बचा ये दोनों अमाउंट, तो 60,000 इंटू 57,500 कर लीजिए, और फिर सर डिवाइड कर दीजिए 1,87,500 से, यू गेट योर आंसर रुपीज़ 18,400, ओके सर। फिर आप आ जाइए सर ज़िंदगी में पॉइंट नंबर सी के ऊपर, एडिशनल सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। तो सर एडिशनल वो सेल्स यहाँ क्या आता है, वो सेल्स जो एडिशनल सेल्स करके क्रिएट कर पाएँ, ठीक है, उसका जीपी, दैट इज़ T5 का जीपी यहाँ पर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर T5 T1 के बराबर है, तो 87,500 ही आता है। बट ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आपके में था जो कि क्वेश्चन नंबर 13 था, उसमें T5 और T1 अलग होता है। तो यहाँ पर सर हमेशा आपको क्या करना है, T5 का ही यूज़ करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। दो जगह है यहाँ पर T5 मतलब T5 ही यूज़ होगा, वैल्यू जो भी हो, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा सर T1 का भी आपको जगह दिखा देते हैं। T1 यहाँ पर T1 ही यहाँ पर यूज़ होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोनों बराबर होता है, तो कन्फ्यूज़न मत हो जाइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर देगा अगर आप भूल गए होंगे तो, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13 को आप याद करेंगे तो आपको वो याद दिला देगा कि हाँ भाई दोनों अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे सर, T5, जो कि T5 क्या है 87,500, उसका 5% जीपी निकाल देंगे। वो सेल जो आप एडिशनल एक्सपेंस को करके क्रिएट किए हैं तो उसके ऊपर 5% जीपी। तो रूल क्या है, विच एवर इज़ लोअर जो होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4,375 ये बहुत ही कम अमाउंट है। तो तीनों में देयरफॉर सेकंड क्लेम 4,375 रुपीज़, दैट इज़ विच एवर इज़ लोअर, ये अमाउंट सर हमने दे दिया। नोट 5 का सी, ये भी जो है सेकंड क्लेम हो सकता है, इसे सर मजाक में ना निकालें। हमने ऑलरेडी आपको एक और क्वेश्चन में वार्निंग दिया था कि इसको आप मजाक में ना लें। बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी 40% लगभग क्वेश्चन में ये भी सेकंड क्लेम होता है, और ये है आपके सामने, ठीक है सर। कि एग्ज़ाम में ये आपके एग्ज़ाम टाइम के क्वेश्चन में सर ये सेकंड क्लेम के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। सो डोंट इग्नोर, इसको आप कैलकुलेट करिए अच्छे से, हम यही सर आपको सलाह देंगे, ठीक है। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, CA में हैं। तो आइए सर स्टेप नंबर 6 जो कि है टोटल लॉस का। तो फर्स्ट क्लेम लिख लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट, सेकंड क्लेम लिख लिए एडिशनल एक्सपेंसेस। फर्स्ट लॉस था 10,06,025 का, और सेकंड लॉस था 4,375 रुपीज़ का। तो देयरफॉर टोटल लॉस कितना हो गया सर, 15,000 रुपीज़ का। क्या किए सर, ज़िंदगी में दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर सर कोई सेविंग वगैरह है क्या, नहीं है। सेविंग भी नहीं, सेविंग तो सर कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है सेविंग, तो सर नील कर दिए, ओके। और सैलवेज दिया हुआ है, ध्यान रखिए सैलवेज को यहाँ पर मत डालिएगा,
क्योंकि यार इतना तो यार आपको याद होना ही चाहिए अब तक में कि सैलवेज जाता है यार क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है सर, ओके सर, कैसे करते हैं सर? सर ध्यान रखिएगा सर, वरना एक और अटेम्प्ट देने के लिए रेडी रहिएगा सर। ठीक है, सच्चाई यही है भाई। आपको सुन के ख़राब लगे तो यार क्या कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट आउट ना करें, एनालिसिस नहीं करिएगा तो भाई फिर रेडी रहिए अगले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि जब तक आप उस लायक नहीं बनेंगे इंस्टीट्यूट आपको पास ही नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बात आता है कि आपका लक साथ दिया या नहीं दिया, वो तो बात की बात है। पहले अपने प्रोसेस को सर उस लायक बनाइए कि हमारे प्रोसेस को कोई टच भी ना कर पाए। ठीक है सर, तो उस लायक पहले अपने आप को खुद बनाइए कि हाँ, आप उस लायक जब बन जाएंगे वो चीज़ आपके पीछे चल के खुद आ जाएगा। इतना चीज़ सर ज़िंदगी में बस ध्यान रखिएगा। तो स्टेप नंबर 7, फाइनल क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ये आ गया सर लास्ट स्टेप। सिंस इंश्योर्ड अमाउंट इज़ हायर देन एडजस्टेड एनुअल जीपी, मतलब इंश्योर्ड करा रखा था सर आपने 1 लाख का, और हमने ऐसे बोला कि सर यही चीज़ डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये अमाउंट वहाँ से उठा के ले आए हमने एनुअल एडजस्टेड जीपी, जो कि था 57,500 स्टेप नंबर 5 में। ठीक है सर, ओके। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिएगा सर, टेंशन मत लीजिए, ये इस पार्ट में कुछ नहीं, ये तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर, जो है इसी लॉस ऑफ प्रॉफिट में ही है, इसको अच्छे से बस समझना है। ठीक है सर, तो देखिए ध्यान रहे, लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस आता है अमाउंट। ठीक है, बगल में ही है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो भैया भोजन ने कहो जल्दी जल्दी में ये पॉलिसी उसका मत ले लेना भैया, बाकी मैं ना जानी। इंश्योरेंस अगर 3 लाख ले लिया तो भाई तो भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हल्का हल्का पॉइंट के ऊपर नज़र रखिएगा। ठीक है सर, तो ध्यान रहे इंश्योरेंस वाला क्या है, जो मतलब इंश्योरेंस उसके लिए लॉस ऑफ स्टॉक के लिए आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन में ही फर्स्ट बॉक्स के नीचे स्टार्ट है, द कंपनी हैड टेकन आउट ऑफ फायर पॉलिसी फॉर 3 लाख, तो ये था लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 1 लाख, तो ये है आपका किसके लिए सर? ये है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट वाले के लिए, तो इसको हमने यहाँ पर डाला देयरफॉर नो एवरेज क्लॉज, क्योंकि ये बड़ा निकला तो इसी वजह से ये तो कम है, तो सर पूरा का पूरा आपको क्लेम मिल जाएगा जो कि आपका लॉस हुआ। तो देयरफॉर क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट इज़ 15,000 जो है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है सर, जो कि ये रहा आपका क्लेम लॉस, ये आपको दे दिया गया। ओके सर, और 5 नंबर में वो कहाँ गया सर? एक मिनट। एवरेज क्लॉज वाला कैसे कैलकुलेट किया सर? ये 57,500 जो कि हम बोल रहे थे कि ये जाएगा, गलती से भी पूरा टर्नओवर को उठा के लेके मत चल जाना, टर्नओवर का जीपी से कंपेयर होता है। ठीक है सर, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो सर मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं? सीए में हैं। तो आइए अब आ जाते हैं सर हम पार्ट नंबर 2 पे, लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम। ठीक है, नंबर 1 हमारा काम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक है, तो अब आ जाइए सर, आप फर्स्ट बॉक्स में खोल के सर एकदम आ जाइए, बैठ जाइए। तो आपको ध्यान होगा सर कि हम क्या करते थे जब भी इसको कैलकुलेट करते थे, तो जिस पीरियड में आग लगा वो पीरियड से पहले तक का, इस ईयर में करंट ईयर में जब आग लगा तो उससे पहले तक का सेल को देखते थे। ठीक है सर, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आग लगा है सीने में, दर्द हुआ है जीने में, 1 अप्रैल को आग लगा, तो उससे पहले तक का आपका सेल कितना हुआ था, टर्निंग कितना था, टर्नओवर क्या था, वो सारी चीज़ों को सर देखा जाता है। यस सर, ओके। तो हम उसी पीरियड का मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जहाँ तक आपको सर याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक है, ये फर्स्ट बॉक्स में आपको गिवन है सर, एकदम क्लियरली गिवन है। ठीक है, क्लियरली गिवन है सर, देखिए ध्यान से सर, जल्दबाजी में 2011 वाला ओपनिंग स्टॉक मत ले लीजिएगा। ध्यान रहे ये ट्रेडिंग अकाउंट जो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट बॉक्स गिवन है वो कौन सा है? 2011 का है मतलब, और आप किसका बना रहे हैं? आप किसका बना रहे हैं सर? 2012। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस तक सॉल्व करते करते आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो थोड़ा सा सर पेशेंस रखें, बिकॉज यू आर नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, आप एक सीए हो। ठीक है, तो अपने आप को उस लेवल के लायक पहले बिल्डअप करें, तब आपको वो चीज़ मिलेगा, तो इसीलिए पेशेंस रखिए। ठीक है सर, पेशेंस। आप बना रहे हो 2012 का, और क्वेश्चन में गिवन जो है वो है 2011 का। यहाँ पर सर आपको तो क्या लेना है, हमको क्लोजिंग स्टॉक लेना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सी से बीडी होगा, तो आप वहाँ उस ईयर में जाके देखिए, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 90,000, तो सर 90,000 को ही क्या करेंगे, सीडी से बीडी करते हैं, वही रूल है। तो सर सीडी से बीडी कर दिए, 90,000 डायरेक्ट क्लियरली कट ले लिए। ओके सर, फिर आप देखेंगे वहाँ पर सर परचेज़ कितना, फिर आप आ जाइए सर सेकंड बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स को तुरंत छोड़िए और सर तुरंत आइए सेकंड बॉक्स में। तो आप देखेंगे सर सेकंड बॉक्स में आपको 2 लाइन सर येलो कलर से मार्क करवाए थे,
ठीक है, कि ये वाला चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेकंड बॉक्स में देखिए सर, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड एक 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक, मतलब यही पीरियड का परचेज कितना गिवन है सर, 3 लाख गिवन है। सिंपली उठा के ला के लिख दिए, ठीक है। फिर उसी में सर, उसी लाइन में आप देखेंगे तो सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक, मतलब सेम यही डेट। तो सर क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सेकंड बॉक्स से में गिवन था, उसको उठा के सर 70,000 लेते आए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे सर, सेल्स, ये भी सर आपको सेकंड बॉक्स में गिवन है। आप देखिए सबसे ऊपर लाइन, जो कि हम सर T4 में एक जगह पर यूज़ भी किए थे, ठीक है। तो ये इसका सर मेन यूज़ यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक, आग लगने से पहले तक के पीरियड तक में आपने कितना का सेल किया था सर, वो लिख दिए 2,50,000, ठीक है। ओके सर, अब जीपी कैसे निकालेंगे सर ज़िंदगी में सर कुछ तो बताइए सर, कैसे करें सर, कहाँ से करें सर। तो जे सर जी, बाकी मैं न जानी बहुजन ने कहो सर जी, लाज तो जी मिल गो। यहाँ पर है ना 2,50,000, ठीक है सर। तो आप सर देखिए, आप सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए एक चीज़ बताते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे सर, आप तुरंत अपना माइंड को दौड़ाएंगे, एकदम चुटकी बजाएंगे और सर अपने माइंड को दौड़ाएंगे। सिंस कुछ जीपी के बारे में, ये 20% जीपी कहाँ से ला रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कुछ अमाउंट आपको गिवन है? नहीं सर, कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है। जल्दी बता दीजिए सर, नहीं तो मर जाएंगे सर। सर कुछ तो कीजिए सर, एग्ज़ाम टाइम में सर क्या करें सर। सर तुरंत अपना दिमाग दौड़ाइए। प्रीवियस ईयर का आपको पूरा का सारा चीज़ गिवन है। यस सर गिवन है। जल्दी से देखो, बॉक्स नंबर 1 खोलो। यस सर खोल दिए सर। देखिए वहाँ पर बैलेंस सीडी हुआ है। डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट है 2,50,000। यस सर। क्रेडिट साइड में बाई सेल से 10 लाख। यस सर। छोटो भाई को डालोगे ये भैया भोजन ने कहो ऊपर, और बड़ो भाई को डाल दियो भैया भोजन ने कहो नीचे। इंटू कर दीजिए 100 से। तो आइए सर 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 इज़ इंटू बाई 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10 लाख इक्वल टू मारेंगे सर, आपके सामने आपका आंसर 25%। ऐसे निकल गया सर आपका जीपी। तो ध्यान रखिएगा सर, यहाँ पर 100 थोड़ा छूट गया है जल्दबाजी में, ठीक है। तो इस तरह का यही सब हरकत हो जाता है सर जल्दबाजी में, तो एग्ज़ाम में फॉल्ट हो जाता है, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा, आके कैसे एग्ज़ाम लिखता है, ठीक है सर। तो इंस्टीट्यूट भी आपको बोलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लास्ट ईयर ऑफ जीपी तुरंत पलट के देखना है कि भाई ये 20% से रिगार्डिंग तो कुछ बोला नहीं, मतलब ज़रूर प्रीवियस ईयर में वो राज छुपा होगा जो राज हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको लाना है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, जो कि आ रहा है 2,60,000। इसको लाने के लिए पहले हमको जीपी लाना होगा, तभी ना यार इसमें से माइनस करके ये टोटल 5,10,000 में से माइनस करेंगे से तो आएगा। ओके सर। तो देखिए तुरंत गए पीछे में 2,50,000, 2,50,000 को, क्योंकि सर ये जीपी था तो सॉरी प्रीवियस ईयर का जीपी था, तो प्रीवियस ईयर का जीपी ऊपर, छोटा भाई ऊपर और बड़ा भाई नीचे। 10 लाख को ऊपर डाल दिए सेल को और इंटू कर दिए 100 से, ठीक है सर। जैसे ही 100 से इंटू किए आपके सामने 25% आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा सर, वो जो पॉइंट जो अभी हम आपको कह रहे थे कि जीपी इज़ डिक्रीज्ड बाई 5%, उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है। कैसे दिखेगा सर, डिक्रीजिंग ट्रेंड बाई 5%, 5% यहाँ पर कर दिए, देयरफॉर करंट जीपी हो गया सर 20%, और इस 20% को आप लगा दिए करंट ईयर में भी, तो जीपी एट द रेट 20% ऑन सेल्स, मतलब ये 2,50,000 का 20% मार दिए सर, आपका आंसर आ गया 50,000। 50,000 लिख लीजिए, इसको टोटल कर लीजिए, 5,10,000 आ गया। सेल्स को माइनस कर दीजिए, 2,60,000 दिया, ये आपका क्लोजिंग हो गया, आंसर आ गया सर। बट थोड़ा सा नज़र रखना है सर कि देखिए ये हम चीज़ बोल रहे थे सर कि इसका जीपी जो है, देखिए यहाँ पर आ रहा है सर, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर पहले तो आ रहा है सर 25%। ये कौन सा पार्ट चल रहा है, लॉस ऑफ स्टॉक, और इससे पहले तक क्या चला सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा था जीपी सर 10%, ठीक है। तो यही हम बोल रहे हैं कि ये जीपी अलग है प्रॉफिट वाला, और ये जीपी अलग है जो कि है लॉस ऑफ स्टॉक वाला। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ गिवन है ट्रेंड 5% का, जो कि आपको यहाँ पर भी लेस करना है, प्रॉफिट में से भी, प्रॉफिट वाले जीपी में से भी 10% में से 5% लेस होगा, और यहाँ पर भी आपको सर लेस करना पड़ेगा लॉस ऑफ स्टॉक जो कि 5% है, इसमें से भी आपको लेस करना पड़ेगा। तो आपने इसमें से भी आप देखा सर, आपने लेस करके 20%
और हमने क्या निकाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकल गया। बस सॉल्यूशन तो सर हो गो सर जी, आंसर ख़त्म। बट कुछ नोट्स है वो भी सुन लीजिए रिलेटेड टू जीपी। ध्यान रहे लॉस ऑफ प्रॉफिट में जो जीपी है 10%, उसको यहाँ पर यूज़ मत कर लेना गलती से जल्दी में, ठीक है सर। जो कि स्टेप 3 में हमने निकाला था वही वाला बात कह रहे हैं सर, 10% को यहाँ पर यूज़ मत कर लेना। सेकेंड नंबर, ग्रोथ या डिक्रीजिंग इन जीपी दैट इज़ 5% का इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रेंड को लेस करते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये दे देता कि इंक्रीज हो जाएगा 5% से, तो हमने सर प्रॉफिट वाले केस में तो बताया ही था, प्लस कर दिए 15% कर लीजिए। ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये माइनस करने की जगह प्लस कर देंगे और ये 30% हो जाता। और ये 30% क्या करते हैं सर, 30% जीपी निकाल देते हैं, ठीक है। और उसका क्लोजिंग उसके हिसाब से निकाल देते हैं। बट गिवन है कि डिक्रीज़ करो तो डिक्रीज़ कर दो, जैसे बोले वैसा काम करो, ठीक है सर। क्योंकि हम तो भाई क्या हैं, हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो ठीक है सर, ऐसे चलते रहेगा ज़िंदगी में, तो देखते रहिए। तो ये सर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरह हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला। अब आ जाइए सर आप सेकंड नंबर आपका जो काम है और जो कि है आपका लास्ट काम। सेकंड नंबर, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम अमाउंट सिंस टोटल स्टॉक एज ऑन 1/4/2012 तक कितना था क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 2,60,000। क्या वैल्यू ऑफ सैलवेज कुछ है सर गिवन, नील। कह रहा है कि पूरा का पूरा जल गया, राख बच गो है जे भैया। तो यही कह रहे थे सर जी कि जे बहुजन ने कहो सर जी इलाज तो जे मिल गो जागो कैसे भैया। तो राख बच गया सर, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको क्या कर दिए सर, इसको हमने कर दिया नील। तो टोटल लॉस कितना है सर आपका 2,60,000। अब नोट से रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर कुछ गिर गया पेन वगैरह, चलिए कोई बात नहीं सर। तो देखिए फिर हम क्या करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट यार, पेन उठा लें। ओके, तो सर इससे रिगार्डिंग क्या नोट है कि नोट लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस अलग अमाउंट होता है। ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में वो 1 लाख वाला इंश्योरेंस मत ले लीजिएगा सर, क्योंकि जब 2 क्वेश्चन एक साथ बनाना पड़ता है तो जल्दबाजी में बहुत सारा घटना होता है। क्योंकि पटना में होता है घटना, तो यहाँ पर भी आप मत करके आ जाइएगा घटना, ठीक है सर। तो गलती से भी आप वो वाला इंश्योरेंस मत ले लीजिएगा। तो सर लॉस तो आ गया हमारे पास 2,60,000, ठीक है। मेरे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक था 2,60,000, पूरा पूरा जल गया, कुछ भी नहीं, सब राख हो गया। तो नील, कुछ भी नहीं बेच पाएंगे, पूरा का पूरा तो राख हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना है 2,60,000। अब कैसे देखेंगे सर, सिंस इंश्योर्ड अमाउंट है 3 लाख एंड इट इज़ मोर देन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,60,000, देयरफॉर नो एवरेज क्लॉज, देयरफॉर क्लेम अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक इज 2,60,000। इसका मतलब आपका जो भी लॉस हुआ है, तो इस क्वेश्चन में गलती से पूरा का पूरा ही लॉस दिया हुआ है। तो सर ये चीज़ को भी लेकर के एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा ज़िंदगी में, क्योंकि इसमें सर सैलरी नील था तो पूरा का पूरा मेरा क्लेम लॉस अमाउंट है, तो पूरा का पूरा आपको लॉस मिल जाएगा, क्योंकि इंश्योर्ड अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक से कम है, ऊपर वाले से क्लोजिंग स्टॉक से। इसका कंपेयर किससे होता है, इंश्योर्ड अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक से। तो इस वजह से आपको पूरा पूरा लॉस आपके हाथ में दे दिया गया, ठीक है सर। अब आ जाइए जो कि हमारा सबसे लास्ट पार्ट है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है, जो कि है पार्ट थर्ड, जो कि मेन पार्ट है। देखो टोटल क्लेम अमाउंट कितना होगा सर, तो 15,000 ये था क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने सर दोनों तरह का इंश्योरेंस करवाया था भाई, कि आग लग गया तो आप कितना दे दीजिएगा, और अगर आग लगने के बाद जो हम स्ट्रगल करेंगे उस पीरियड में सर आपको मेरे को कितने देर तक संभालना है, ठीक है सर। ओके, तो ये था हमारा टोटल क्लेम अमाउंट। पहला तो था सर क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट 15,000, और क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक जल गया पूरा पूरा तो 2,60,000। तो इस तरह से आपका अमाउंट आ गया 2,75,000। तो सर ये है आपका आंसर, जो कि आपको एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी कवर अप करना है। मेरे नज़रिए से अगर सर आप इसको कवर अप कीजिएगा 20 मिनट्स में, 20 से 25 मिनट, 25 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 25 मिनट मतलब अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। 20 मिनट में अगर आप कवर कर लेते हैं, इसका मतलब सर आप सही में सीए बनने लायक हो, ठीक है सर। तो इस लेवल का अपने आप को बनाइए, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।